चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था हमने। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नाम का चैप्टर था, जिसमें हमने देखा गलतियां होती है उसको सही करना होता है और रेक्टिफाई करना होता है। ये रेक्टिफाई तीन जगह पे हो सकता है, एक बिफोर प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, एक आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, और लास्ट वन इज आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। मतलब साल चेंज हो चुका है। अब क्या होता है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होता है और वन साइडेड एरर होती है तो हम उसके लेजर में जाके सही करते हैं, और डबल साइडेड होती है तो हम उसकी एंट्री पास करते हैं। जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो वन साइडेड में हम लेजर में नहीं जाते, क्योंकि अब एक सपोर्टिंग अकाउंट आता है, उसका नाम होता है सस्पेंस अकाउंट, तो हम एंट्री ही पास करते हैं, बट एंट्री के लिए सामने कौन आता है, सस्पेंस। और डबल साइडेड की नॉर्मल एंट्री पास होती है। लास्ट बताया था कि जैसे फाइनल अकाउंट बन जाता है तो वही वन साइडेड के लिए सस्पेंस अकाउंट के साथ में एंट्री पास होगी, और डबल साइडेड के लिए तुम्हारा एंट्री ही पास होगी। बट इसमें एक नया रूल था। क्या रूल था इसमें, कि जो भी इनकम और एक्सपेंसेस होंगे, क्या होंगे बेटा, तो इनकम और एक्सपेंसेस के लिए आपको वर्ड यूज करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ये बताया था कि नहीं बताया था, बताया था ना। हाँ तो अभी अपन ने क्या क्या बाकी था अपना, ये किया था अपने इलस्ट्रेशन, ये वाला बाकी है, 8 वाला हो गया कि बाकी है, चेक करो इलस्ट्रेशन 8 हो गया कि बाकी है, बाकी है ना। मतलब ये पूरा पूरा ही कॉन्सेप्ट बाकी है बराबर ना, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। चलो चलो बेटा, क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपका एरर जो है वो इस साल का नहीं होगा। ये जो एरर है वो प्रीवियस ईयर से लिंक होगा। किससे लिंक होगा, तुम लेट क्यों आते हो सब लोग, लेट क्यों आते हो, तो जल्दी आना चाहिए ना आपको, पहले से 10 मिनट तो पहले पहुंचो क्लास के। चलो, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट में क्या होता है कि आपका साल खत्म हो चुका है, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, और बाद में पता चला कि यहाँ पे मिस्टेक हुई थी। मतलब मैं अभी कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ, अभी आज अगर मैं फाइनेंशियल ईयर देखता हूँ बेटा, तो आपको पता होगा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल 2025 से, बराबर ना, और नॉर्मली खत्म होता है 31 मार्च 2026 को, और हम खड़े इधर इधर, तो अपना फाइनेंशियल ईयर इस बार ये वाला होगा, कौन सा होगा बेटा, 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक। क्या बोला, समझ में आया। तो अपना फाइनेंशियल ईयर ये होता है, इसे बोलते हैं 26-27, 2026-27। 2 साल क्यों लिख रहे हैं कि दोनों के बीच में आ रहा है, 26 भी आ रहा है और 27 भी आ रहा है। 26 आ रहा है फ्रॉम 1 अप्रैल टू दिसंबर तक, और 27 आ रहा है जैन टू मार्च, तो इसके लिए अपन इसको साल बोलते हैं 26-27, 26-27, 2 साल साथ में लेते हैं। एक होता है कैलेंडर ईयर, उसमें अप्रैल जैन से लेकर दिसंबर तक चलता है, तो उसमें एक ईयर बोलते हैं 2026। मतलब 2 साल आप लोग कैसे बोलते हैं, 26-27। तो अभी अपना फाइनेंशियल कौन सा बेटा, 26-27, बराबर है। अब अपने को आज एक मिस्टेक पता चलती है, मुझे आज एक मिस्टेक पता चली। क्या मिस्टेक पता चली, कि लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में मान लेते हैं 1 जनवरी 2026 को, अब 26 कैसे प्रीवियस ईयर हो गया, क्योंकि अपना साल शुरू होता है 1 अप्रैल से, कब से शुरू होता है, तो 1 जनवरी को मेरा लास्ट ईयर होगा 25-26, कौन सा होगा वो, 25-26। तो 1 जनवरी को मैंने सैलरी पे की थी, मेरे तो एक बंदा आया था काम करने, उसको मैंने सैलरी पे की थी, और मैंने कैश में पे की थी, बट मैं लिखना भूल गया, क्योंकि वो टेम्परेरी आया था, 2 महीने के लिए आया था। एक मैंने लड़का बुलाया था तुम्हारा डाउट सॉल्व करने के लिए, बैच बच्चे को बच्चों के बैच के लिए, तो वो 2 महीने आया, उसने बैच में डाउट सॉल्व किया और चला गया। मैंने उसको सैलरी दी थी 20,000 रुपए, और मैं लिखना भूल गया क्योंकि मैंने कैश में दिया था, बराबर ना, और वो टेम्परेरी था तो अपने को याद ही नहीं रहा, उसने रजिस्टर में एंट्री पास नहीं की, तो मैं लिखना ही भूल गया।
अब पता चला कि अरे यार उसको सैलरी दी थी, अब मैंने कैश काउंट किया होगा मोबाइल साइलेंट पे, अभी मैंने कैश काउंट किया होगा तो मुझे पता चला होगा कि अरे यार ये कैश तो मैच ही नहीं हो रहा है, मेरे हिसाब से कैश होना चाहिए 2 लाख बट दिख रहा है 1,80,000। मैंने बोला 20 का डिफरेंस कैसे है, तब चेक किया सब हिस्ट्री तो पता चला अरे वो एक बंदे को सैलरी दी थी और वो अपने लिखना भूल गए। अब मुझे बताओ अगर मैं वो सैलरी लिखना भूल गया हो तब मुझे लिखना पड़ेगा। अच्छा नॉर्मली अगर मैं अपन सैलरी लिखना भूल जाते तो नॉर्मल एंट्री क्या होती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होती है नॉर्मल एंट्री। क्या बोला समझ में आया? चलो अब ये एंट्री में करना भूल गया तो इसका सही इलाज होता है कि इस एंट्री को अभी पास कर लो तो हिसाब खत्म हो गया। बट एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है ध्यान से समझना, ये मेरा साल है 2025-26 और करंट ईयर है 2026-27। इसमें मैं एक खर्चा दिखाता हूं, ध्यान से समझना, सैलरी अकाउंट। प्रॉफिट लॉस में सैलरी खर्चा आता है कि नहीं आता है? आता है। तो मैं सैलरी दिखा रहा हूं, लास्ट की सैलरी मैंने पे की थी 1 लाख रुपए, इस साल की सैलरी भी 1 लाख ही है। क्या बोले समझ में आया? पर अब समझना लास्ट ईयर में वो सैलरी जो 20,000 रुपए था वो लिखना भूल गया था, अब मैं इसको अभी लिख रहा हूं। अब अगर मैं सैलरी अकाउंट ही डेबिट करता हूं तो अब मैंने ये बताओ मेरी सैलरी 1 लाख आएगी 1,20,000 आएगी? ठीक है, और मैंने ऐसा लिख दिया। अब कोई बाहर का बंदा आता है और वो ये ऐसे ही देखता है तो अब उसके दिमाग में क्या आएगा? क्या आएगा कि आपने सैलरी स्टाफ की बढ़ा दी है। क्या लॉजिकली स्टाफ की सैलरी बढ़ी है कि उतनी है? बल्कि लास्ट ईयर बढ़ी हुई थी, लास्ट ईयर में ज्यादा सैलरी पे की थी, इस साल तो नॉर्मल वाली की है। बट इंटरप्रिटेशन उल्टा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? अब जो बाहर का बंदा उसको नहीं पता क्या किया था, वो आगे क्या देखा, अरे यार 1 लाख सैलरी लास्ट टाइम थी, इस बार 1,20,000 हो गई, तो ये लोग सैलरी बढ़ा दी इन लोगों ने। लेकिन मेरी सैलरी तो उल्टा कम हुई है, लास्ट टाइम 1,20,000 थी इस साल 1 लाख है। क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? वापस समझो, ये मेरी कोचिंग की फीस की बात कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। ये मेरी इनकम है, क्या है बेटा? सेल्स, ठीक है, मेरे बच्चों की क्लास की फीस जो आती है। मान लेते हैं लास्ट टाइम की फीस थी 50 लाख, कितनी फीस थी बेटा? इस बार मुझे फीस कलेक्शन हुआ है 45 लैक्स, तो मेरा फीस बड़ा ही कम हुआ है, बराबर है। अब सुनना ध्यान से, एक्चुअल में क्या हुआ था, लास्ट टाइम 10 बच्चों ने फीस दी थी, वो मैं लिखना ही भूल गया था, बराबर है। तो अब मुझे पता चल गया 10 बच्चों की फीस मैंने लिखी नहीं, तो अब इस साल मैं लिख रहा हूं, और वो फीस थी 15 लाख। कितनी फीस थी? तो मैंने बोला ठीक है 45 का तो इस साल का फीस हो गया, 15 लाख का वो लास्ट टाइम में लिखा वो लिख देते हैं, तो 45 प्लस 15 60 लाख, और मैंने ऐसे सेल्स के अंदर डाल दिया। अब बताओ कोई बाहर से बंदा आएगा तो उसको क्या दिखेगा कि आपका सेल ज्यादा हो गया। अब वो बेचारा ये देख के मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेता है, सेल तो बड़ा है इनका, बढ़िया धंधा चल रहा है, बड़ा बढ़ रहा है, तो क्या उसके साथ में सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? क्योंकि मेरा धंधा बड़ा नहीं है, क्या हुआ है? तो अच्छा पहली बात, मैंने लिखा नहीं था लास्ट टाइम तो लिखना तो पड़ेगा, मैं अगर ऐसे लिखता हूं तो जो इंटरप्रिटेशन है वो रॉन्ग हो जाएगा। क्या बोलना समझ में आ रहा है? अच्छा मुझे गलती हुई कि नहीं हुई मुझसे? वो तो हुई है, तो लिखना तो पड़ेगा, ये मानते हो नहीं मानते हो आप? अच्छा आप ये बताओ किसको ऐसा लगता है लिखो ही मत, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अब लिखो ही मत तो फिर कैश बैलेंस कैसे मैच होगा? मैच ही नहीं होगा, कैश तो कम करना ही पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा, तो वो तो आप लिखना तो पड़ेगा। बट अगर मैं नॉर्मल एंट्री पास करता हूँ जैसे अभी तक सीखा था वैसे पास करते हैं भाई, फीस मिली नहीं लिखी तो लिख दो एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो मैंने एंट्री पास की कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स बढ़ गया। तो लिखने में दिक्कत नहीं है, बस उसके बाद जो इंटरप्रिटेशन हो रहा है वो सही हो रहा है गलत हो रहा है, सिर्फ ये बात। लिखने में दिक्कत है, मैं तुमने बोला कैश अकाउंट डेबिट टू सेल लिख दो, मैंने लिख दिया, बट इसके बाद जो इंटरप्रिटेशन हो रहा है वो सही हो रहा है गलत हो रहा है, सिर्फ वो बता दो। तो क्या इलाज किया जाए? लिखो ही नहीं, लिखना तो पड़ेगा ना, नहीं लिखेंगे तो काम थोड़ी होगा भैया। गलती की है सही तो करो।
अब क्या करें? तो अपना अकाउंट्स क्या बोलता है पता है? वो बोलता है काम करो, सेल्स को मत छेड़ो, सेल्स के बदले लिखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। क्या लिखेंगे? तो यहां पे मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 15 लाख। इससे क्या हुआ? टोटल इनकम तो वही हो गया जो चाहिए था, बट इससे मेरा सेल हिला। तो अब वो बंदा देखे तो पता चल जाएगा, अच्छा 50 लाख का सेल था, इस साल कितना हो गया? 45 लाख, सेल कम हुआ है। ये कुछ लास्ट की गलती होगी जो इसने सही की है इस बार। क्या बोल रहा, समझ में आ रहा है? तो इसके लिए जितनी भी आइटम जो प्रॉफिट एंड लॉस की होती है, जो प्रॉफिट एंड लॉस को छेड़ती है, जो प्रॉफिट करंट के प्रॉफिट को ऊपर नीचे करती है, उसके लिए हम उसके बदले क्या लिखेंगे? पी एंड एल एडजस्टमेंट, ताकि वो उस साल के खर्चे में ऐड ना हो जाए। बराबर है? पर जो आइटम बैलेंस शीट में आती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस शीट में पड़ता है, बैलेंस शीट का प्रॉफिट लॉस में फर्क पड़ता नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको ये काम रूल एप्लीकेबल करना है ओनली ऑन प्रॉफिट एंड लॉस आइटम। और प्रॉफिट लॉस में क्या आता है बेटा, तुमको पता है, इनकम और, तो जो मेरे इनकम और एक्सपेंस होंगे जो प्रीवियस ईयर के हैं, जो अभी सही कर रहा हूं, उसको उस इनकम एक्सपेंस को नहीं लिखना है, बल्कि उसके बदले जो वर्ड यूज करना है वो क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। क्या बोला, समझ में आया? चलो एक एग्जांपल लिख देते हैं जिससे तुमको क्लियर हो जाएगा। चलिए यहां पे देखिए एग्जांपल, ठीक है। सैलरी पेड इन लास्ट ईयर omitted to record ₹10,000। तो आपने सैलरी पे की थी लास्ट ईयर की, जो आपने लिखना भूल गए, omitted to record, यानी हम लिखना भूल गए, अब उसको लिखना है। अच्छा नॉर्मल, अगर मान लो यही चीज बिफोर फाइनल अकाउंट होती, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, अगर यही फाइनल अकाउंट बनने से पहले होता, मतलब ये इस साल की सैलरी लिखना भूले होते, तो हम नॉर्मल एंट्री पास करते। क्या एंट्री पास करते हैं? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, बराबर ना? ये एंट्री लिख देते 10,000। पर क्योंकि साल खत्म होते ही फाइनल अकाउंट बन जाता है, कुछ साल तो जा नहीं सकते प्रीवियस ईयर में, तो अब हम सैलरी नहीं लिखेंगे, बल्कि सैलरी के बदले क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। अब आप चाहे तो इस प्रॉफिट लॉस के साइड में लिख सकते हो सैलरी, ताकि तुमको याद रहेगा कि हमने किस चीज को कन्वर्ट किया है। तो अपन अपने लिए लिख सकते हैं सैलरी। क्या बोला, समझ में आया? ये अपने लिए लिख सकते हैं, बाकी अकाउंट वही डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सैलरी। बराबर है? अब जैसे सैलरी के लिए किया, वैसे मान लो रेंट था लास्ट का, वो लिखना भूल गए, तो वही चीज रेंट के लिए भी कर लेंगे, सेम चीज। नॉर्मल में करेंगे रेंट टू कैश, बट यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस जिसमें अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई भी खर्चा हो या कोई भी इनकम हो, अब उनके बदले क्या यूज करना अपने को? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। बोलो, किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो, ठीक है? याद रखना, ये तब हर बार नहीं करना है, ऐसा नहीं बार बार, जब भी देखो बस जहां पे देखा सैलरी अरे प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, जहां पे देखा रेंट प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, ऐसा करना। आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि क्या बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होने बाकी है कि हो चुके हैं। तो कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन बोलेगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, या ऐसा बोलेगा कि ये जो एरर है ये इस साल की नहीं है, ये प्रीवियस ईयर या लास्ट ईयर की है, तब समझ जाना कि लास्ट ईयर है, मतलब इस साल तो लास्ट तो क्लोज हो चुका है, अभी सही कर रहे हैं। तो ऐसे वाले केस में ये करना है, ना कि हर केस में।
बोलो समझ में आया तुमको? चलो फटाफट इतना कॉपी करो। लेट क्यों तुम? सर स्कूल गया था कुछ काम से। इन्फॉर्म किया था ऑफिस में, करना चाहिए ना लेट आने को। Sorry, sir. जाओ बेटा। आपने एक मशीन परचेज की थी लास्ट ईयर 1 लाख में, बराबर है, जिसको आपने बुक्स में लिखा ही नहीं। अब इसमें एक और चीज रखी यहाँ पे, डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम, और बुक्स का क्लोज हो गए हैं क्योंकि लास्ट ईयर की आइटम थी तो बुक्स का क्लोज हो ही गए। अब इसकी आपको एंट्री पास करनी है। पहले तो मुझे बताओ, मशीन परचेज की थी लास्ट ईयर, ठीक है, कितने में की थी? 1 लाख में। लिखना भूल गया तो क्या एंट्री पास करनी चाहिए? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब क्योंकि मशीन बैलेंस शीट में आती है तो उसको चेंज करना नहीं है, सिर्फ इनकम और एक्सपेंस को करना है। तो एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख। अब इसने बोला है कि सर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगता है। अब अगर मैंने लास्ट टाइम मशीन परचेज की होगी और मैंने लिखना भूल गया तो सही बात है, लिख दी, पर क्या मुझे लास्ट टाइम मैंने मशीन को लिखा होता तो क्या उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी आता कि नहीं आता? तो जब मशीन ही नहीं लिखी तो डेप्रिसिएशन भी लिखा, क्या लगता है उसको लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? तो एक तो ये एंट्री करनी पड़ेगी, प्लस एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी वो डेप्रिसिएशन की। अब उसकी एंट्री नॉर्मल होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। असेट में मशीन है। अब डेप्रिसिएशन जो है ना वो कहां पे आता है बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस में। अब डेप्रिसिएशन में लिख के क्या लिखना पड़ेगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो मान लिख देता हूं ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन टू मशीन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा बेटा? 1 लाख के ऊपर 10%, 10,000। तो एक तो ये तरीका होता है, एक और तरीका है, और तरीका क्या पता है? कि जब मैं लिख रहा था मशीन अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्या लिखा था बेटा? मशीन अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो अब ये समझिए आपका मशीन 1 लाख से क्या हुआ है बेटा? डेबिट। और 10,000 से क्या हुआ है? क्रेडिट। बराबर है? तो
1 लाख से डेबिट है, 10,000 से क्रेडिट है, आप नेट भी तो लिख सकते थे। तो 90 का मशीन डेबिट हो जाता, प्रॉफिट एंड लॉस 10 का डेबिट हो जाता, और ट्रू कैश 1 लाख आ जाता। तो वो भी तो लिखा जा सकता। क्या बोला, समझ में आया? तो मिक्स एंट्री भी पास की जा सकती है, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं, अलग करना तो अलग भी कर सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा है वैसे कर सकते हैं। बराबर है, मैं तो अलग ही कराऊंगा आपको, ताकि एक वो सिस्टम बना रहे, अपना याद रहे अपने को, ये एंट्री अलग अलग होती है। ठीक है, चलो कॉपी कर लो ये भी। चलिए अभी अपन कर रहे हैं पहले इलस्ट्रेशन नंबर 8। कॉपी अभी नहीं करना है, कॉपी के लिए अलग से टाइम दूंगा, तो अब सिर्फ समझो। अभी कर रहे हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 8। Mr. Roy was unable to agree the trial balance of the last year and wrote up the differences to the profit and loss account of that year. On the next year, he appointed a chartered accountant who examined the old books and found the following mistakes. पहले बताओ क्या फाइनल अकाउंट बनना बाकी की बन चुका है? इसने बोला लास्ट ईयर था तो बन गया हुआ। तो बस अब आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो भी इनकम और एक्सपेंस होंगे उसके बदले क्या यूज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ठीक है, बट रूल वही है, रेक्टिफिकेशन करने का रूल जो आपने सीखा था वही रहेगा। जैसे यहाँ पे इसने पहले बोला है परचेज ऑफ स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट। आपने परचेज ऑफ स्कूटर किया, स्कूटर परचेज करने की एंट्री होती है स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। स्कूटर को आप मोटर व्हीकल भी जिससे बोल सकते हो प्यार से, तो मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ये एंट्री होती है। आपने गलती से किसमें डेबिट कर लिया, तो आपने क्या एंट्री पास की होगी, कन्वेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अच्छा, कैश और बैंक तो बराबर था, तो आपको डेबिट करना था मोटर व्हीकल को या स्कूटर को, आपने डेबिट कर लिया कन्वेंस को, तो कन्वेंस को क्यों डेबिट किया, अभी हटाना पड़ेगा तो क्रेडिट कर लेंगे। बट आपने मोटर व्हीकल को डेबिट नहीं किया था तो उसको डेबिट कर लो। सो रेक्टिफाई एंट्री इज मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस अकाउंट। क्या बोला, समझ में आया? तो फर्स्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट, ध्यान से समझना, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट टू कन्वेंस। पर कन्वेंस जो है वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो कन्वेंस के बदले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना पड़ेगा। मोटर व्हीकल बैलेंस शीट में आता है तो उसको दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारे लिए कन्वेंस। क्या बोला, समझ में आया? अच्छा, अमाउंट जो है ना वो है 3,000 रुपए का। कितने का है बेटा? 3,000। और नीचे सबसे नीचे एक लाइन दे रखी है, रॉय इज यूज्ड 10% डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स। तो मुझे बताओ, अगर मैं लास्ट लिखना भूल गया था तो क्या मुझे उसको ऊपर डेप्रिसिएशन में लाना पड़ेगा? हाँ, ठीक है। अब मैंने बोला 2 तरीके होते हैं, तो मैं वो जो अलग से डेप्रिसिएशन लिखते हैं वो वाला एंट्री पास कर रहा हूँ। उसकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल असेट, बराबर ना। अब डेप्रिसिएशन हमको पता है कहाँ पे आता है, पी एंड एल में, तो उस डेप्रिसिएशन के बदले क्या यूज करेंगे, वर्ड पी एंड एल एडजस्टमेंट। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन का आ गया। कितना आएगा बेटा, टू मोटर व्हीकल। तो अमाउंट था 3,000, उसके ऊपर 10% का रेट, सो 300 रुपए होता है, 300। अच्छा, क्या इसके मिक्स एंट्री भी पास की जा सकती है? हाँ, मोटर व्हीकल 3,000 था, उसमें से आप माइनस कर लो 300, बराबर। प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट 3,000 नीचे था और 300 ऊपर है, तो 2700 बच गया। तो इसकी मिक्स एंट्री भी हो सकती है, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट 2700 टू पी एंड एल एडजस्टमेंट 2700। ये एंट्री भी उस बुक में वो मिक्स एंट्री दे रखी है, हमने अलग की है, हमने सिस्टम वाइज की, पहले ये हुआ उसके बाद ये हुआ। क्या बोला, समझ में आया? चलो, ये हो गया एंट्री नंबर 1 का इफेक्ट। अब एंट्री नंबर 2, परचेज अकाउंट वाज ओवरकास्ट बाय 10,000। परचेज को आपने ज्यादा लिख दिया 10,000 रुपए। अब मुझे तो परचेज डेबिट होता है क्रेडिट होता है? डेबिट। तो डेबिट ज्यादा लिखा है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। अच्छा, ये वन साइडेड डबल साइडेड? वन साइडेड, क्योंकि एक में गलती की है, तो आपने बोला परचेज को क्रेडिट कर लो,
तो मैं परचेज को क्रेडिट कर लेगा, पर डेबिट किसको करेगा? सस्पेंस, मैंने बोला सस्पेंस, बराबर है। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये एंट्री होती है। ध्यान से सुनना, क्या एंट्री होती है? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब मुझे बताओ परचेज जो है ना कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो मैंने बोला ट्रेडिंग एंड पी&एल है, इनकम और एक्सपेंस के बदले क्या यूज करना है? पी&एल एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ये आ गया परचेज। क्या बोला, समझ में आया? अरे भैया वो बोलना नहीं है, इनकम और एक्सपेंस के बदले क्या यूज करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ठीक है, तो दिमाग में सोचो तो ऐसे सोचो, सस्पेंस टू परचेज। बस जब लिख रहे हो तो यार सोचते वक्त लिखना है कि इसमें से कोई आइटम इनकम या एक्सपेंस तो नहीं है, तो गलती नहीं होगी। वरना एक तरीका है कि पहले नॉर्मल एंट्री पास कर लो सारी एंट्री, फिर चेक करो कि इसमें से कौन इनकम एक्सपेंस है, फिर वापस एंट्री पास करो, पर वो डबल मेहनत वाला काम है, तो एग्जाम में ऐसे टाइम कम होता है। समझ में आया? बट जिसको ज्यादा दिक्कत हो रही है उससे कोई चिंता नहीं है, आप नॉर्मल एंट्री पास कर लो, फिर उन्हीं को वापस आप कन्वर्ट कर लो, इनमें से कौन कौन से आइटम इनकम एक्सपेंस है, फिर उनके बदले क्या लिखना? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। बराबर है? नंबर 3, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पी। आपने मिस्टर पी से क्रेडिट परचेज किया, क्या एंट्री होती है क्रेडिट परचेज की बेटा? परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पी, ये एंट्री होती है। आपने उसको सेल मान लिया, क्या मान लिया? सेल मान लिया, तो सेल मिस्टर पी को सेल किया ऐसा मान लिया। अब मुझे बताओ उसकी क्या एंट्री पास, क्योंकि पी को सेल मान लो, पी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, तो बोले सर पी तो कॉमन है, नहीं, पी वहां पे क्रेडिट करना था, हमने डेबिट कर लिया, तो वो भी गलत हो गया। नहीं समझ में तो राइट रॉन्ग क्या करो, कि राइट एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट टू पी, रॉन्ग एंट्री होगी पी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बराबर है? अब रेक्टिफाई करनी है, तो मैंने आपको सिखाया कैसे रेक्टिफाई करनी है। पहले जो रॉन्ग किया उसको उल्टा घुमा दो, और जो सही था उसको उसमें ऐड कर लो, ये तरीका था अपना। बराबर है? तब इसकी एंट्री क्या होगी बताओ? इसकी एंट्री कुछ इस तरह से होती है, देखो समझो, ठीक है? एंट्री का ध्यान से समझना, परचेज अकाउंट डेबिट टू पी, बराबर है? आपने एंट्री पास कर ली पी टू सेल्स। अब रेक्टिफाई करना है, रेक्टिफाई, ठीक है? तो सेल को घुमाएंगे तो सेल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू पी आ जाएगा। अब इसको इसमें ऐड कर लो तो परचेज अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा और टू पी आ जाएगा। अब पी भी 2 बार है तो 2 बार लिखने से अच्छा ऐड कर लेते इसमें। क्या बोला, समझ में आया? तो ये 4000 हो गया, ये 2000 हो गया और ये 2000 हो गया। इस तरह से एंट्री होती है। तो रेक्टिफाई एंट्री सेल अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू पी। अब मुझे बताओ सेल और परचेज दोनों ही कहाँ पे आते हैं? क्रेडिट में। तो दोनों के बदले क्या यूज करना पड़ेगा? पी&एल। पी बैलेंस शीट में आता है तो उसका चलेगा। तो यहाँ पे एंट्री पास होगी पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीस अकाउंट। क्या बोला, समझ में आया? 4000 4000, ठीक है? इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर है सेल और इसके अंदर है परचेज। सेल है 2000 का और परचेज भी है 2000 का, ठीक है? आपके लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ राइट एंट्री, नीचे राइट एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या रहती है बेटा? टू पी अकाउंट 2000 से, ये होती है राइट एंट्री। बराबर है? रॉन्ग, पी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बराबर है 2000। अब रेक्टिफाई सेल अकाउंट डेबिट 2000, परचेज अकाउंट भी डेबिट 2000 टू पी। आपने सब पी तो कट गया ना? नहीं कटा, वो सेम साइड होता तो कटता, एक क्रेडिट एक डेबिट है, कट नहीं सकता, ठीक है? तो पी अकाउंट 4000। इस तरह से ये राइट रॉन्ग एंट्री होती है। बोलो किसी को भी इसमें डाउट है तो नाउ द फोर्थ वन,
रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए। अब सिर्फ इतना पढ़ के बताओ, कैश पैसा रिसिप्ट हुआ ए से, क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू ए was posted to the account of मिस्टर बी। आपने बी के अकाउंट में लिख दिया, तो आपने कैश अकाउंट डेबिट टू बी लिख दिया। कैश कैसे बराबर था, बी के अकाउंट में लिख दिया, लिखना था ए के अकाउंट में, तो बी को हटाओ। बी क्रेडिट था, हटाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा और ए को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हुई? बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। अब ये दोनों ही बैलेंस शीट के आइटम है, नाम जो है ना लेटेस्ट क्रिएटर बैलेंस शीट में आता है, बराबर ना? तो इसमें कोई आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखना नहीं है। फिर से बोलता हूँ, राइट एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू ए, रॉन्ग एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू बी। तो कैश कैश बराबर था, आपने क्या किया? गलती से किसके अकाउंट में लिख दिया? बी के अकाउंट में, तो बी को हटाओ। बी के क्रेडिट किया, आपको हटाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो बी अकाउंट डेबिट टू किसके अकाउंट में लिखा था? ए, तो टू ए। तो एंट्री इज बी अकाउंट डेबिट टू ए। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, रिसीव ऑफ कैश फ्रॉम सी। अब बताओ, कैश रिसीव हुआ सी से, कैश अकाउंट डेबिट टू सी, तो सी को क्रेडिट करना था। ये बोल रहा है भैया आपने ना गलती से डेबिट कर लिया सी को, तो आपको वापस सी को करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, बट अमाउंट विल बी डबल। तो 500 था, तो 500 प्लस 500 कितना हो गया? 1000। कोई चलना था, आगे चले गए पीछे, तो वापस सही आएंगे तो डबल आएंगे। ठीक है, अच्छा अब सी को क्रेडिट करेंगे तो डेबिट किसको करूंगा? कैश तो बराबर था, तो सस्पेंस। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। सी में 500 प्लस 500 कितना होता है बेटा? 1000। चलो 6 वाला, 500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू वाज ओमिटेड टू टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। आपका ड्यू बाय क्यू था। ड्यू बाय क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू से पैसा आएगा कि क्यू को पैसा देना पड़ेगा? सोचिए बोलना, ड्यू बाय क्यू, तो क्यू से पैसा आएगा कि क्यू को पैसा देना पड़ेगा? ड्यू बाय ना, वो देगा अपने को, तो अपने पास पैसा आएगा। तो जब पैसा आएगा तो वो अपना डेटर्स हुआ, क्रेडिटर्स हुआ? डेटर्स। ठीक है, तो डेटर्स डेबिट होता है, क्रेडिट होता है? डेबिट। तो क्यू को डेबिट करना चाहिए था, पर हमने किया ही नहीं, तो अभी करना पड़ेगा, कर दो, तो क्यू अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बट टू में तो कुछ है ही नहीं अपने पास में। सस्पेंस क्या बोल रहा, समझ में आ रहा है? क्यूज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना अमाउंट है बेटा? 500। चलो नंबर 7, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर। इसकी एंट्री बताओ। सेल ऑफ गुड्स टू आर, आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स was omitted to record। आपको लिखा ही नहीं, लिख दो क्या एंट्री है? आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। याद रखना, आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बट क्योंकि सेल्स जो है लिखते हैं याद रखना, सेल्स जो है वो इनकम है, तो कहां पे आएगा? P&L एडजस्टमेंट में। सेल्स क्या बोला, समझ में आया? कितना अमाउंट है बेटा? 2000। चलो नंबर 8, अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेज। अगर परचेज किया बेटा तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू जिससे किया है उसका नाम टू क्रेडिटर्स 2395। जब बट हमने जब लिखा तो हमने गलती से पोस्टिंग करते टाइम पे मतलब परचेज में लिखते टाइम पे कितना लिख दिया? 2593। तो हमने जब लिखा तो हमने ज्यादा लिख दिया, तो परचेज करना था डेबिट 2395 से, बट हमने डेबिट कर लिया 2593 से, तो हमने परचेज को ज्यादा। अच्छा इसने वर्ड यूज किया पोस्टेड, तो आपको पता होगा पोस्टेड मतलब से लेजर में गड़बड़ की है, तो आपने सिर्फ परचेज में गड़बड़ की है, बाकी में गड़बड़ की नहीं है। तो क्या एंट्री होती है? परचेज अकाउंट डेबिट होता है 2395 से, आपने डेबिट कर लिया 2593 से, तो आपने ज्यादा डेबिट कर लिया है। ओवरकास्टिंग, इसी को ओवरकास्टिंग बोलते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा, तो क्रेडिट कर लेंगे, और बाकी गलती तो यहीं पे की नहीं है, तो क्या एंट्री होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट
सस्पेंस अकाउंट डेबिट, टू परचेज के बदले क्या यूज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बराबर है, जो डिफरेंस होगा दोनों का। तो आपने 2593 लिख दिया 2395 के बदले, कितना गया 198 से, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस में परचेज था एक्चुअल में। क्या बोला, समझ में आया तुमको? आई गेस खत्म हो गया ना, इतना ही था। ये थी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। बताओ, किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हैं। अभी सुनो, जब साल खत्म हो जाता है और सारी एंट्रीज हो जाती है तो अब तुम्हारे पास में दो ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं? दो। पहला कि ये खेल खत्म हो गया, बस इधर तक हो गया, खेल खत्म कर दो। एक दूसरा ऑप्शन है, वो बोलता है कि अब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का बैलेंस बचा है उसको आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और ट्रांसफर वहां पे ही करेंगे जहां पे सब चीजें ट्रांसफर होती है, मतलब जो यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर होता है। तो प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर होता है? एट द एंड में। सोचो, तुमने इतना सारा चैप्टर पढ़ लिया, अकाउंट्स पढ़ लिया, लास्ट में प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर होता है? कैपिटल में। तो इसका भी जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट है, इसका भी बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर करना है? कैपिटल में। क्या बोले, समझ में आया? और अगर तुम ये मानते हो कि आगे और गलतियां मिलने वाली नहीं है, तो जो सस्पेंस है उसका भी बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो? कैपिटल में। बट दिस इज ऑप्शनल, मतलब करना तो करो, अदरवाइज ओके चलेगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन में करती है, कुछ में नहीं करती है, बराबर है। तो हम एक काम करेंगे, हम सब में करेंगे ताकि तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाए। तो हम सब में करेंगे, चलो। बैलेंसेस, बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। चलो, अब क्वेश्चन इसका बैलेंस कैसे निकालेंगे? तो अब इसके दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? पहला छोटे बच्चों वाला, इसमें आप करोगे कि जितना प्रॉफिट लॉस डेबिट में आया वो लिख दो, जितना क्रेडिट में आया वो लिख दो, बराबर है। फिर बैलेंस निकाल दो, ये सबसे सिंपल तरीका है। तो देखो, जैसे पहले बच्चों वाला तरीका करते हैं। प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट कहाँ पे आया? तो क्रेडिट में आया 3000, बराबर है। तो पहले क्रेडिट पकड़ लेते हैं, क्रेडिट में कितना आया। तो देखो, मैं यहाँ पे है ना हाईलाइट करता हूँ व्हाइट कलर से, कितना गया व्हाइट, ये रहा। देखो, ये आया क्रेडिट में, बराबर ना। तो ये 3000 आ गया। उसके बाद वापस ये क्रेडिट में आ गया 10000। तो पहले आया 3, समझो, पहले आया क्रेडिट में 3, फिर आया क्रेडिट में 10, अरे हाँ कि ना। उसके बाद इधर इधर ये क्रेडिट में आया 2000, ये आ गया, और ये 198 और आ गया, बराबर है। तो ये हो गया क्रेडिट का टोटल। अब डेबिट का टोटल मान लेते हैं, चलो। डेबिट में देखो, ये रहा 300, फिर आ गया 4000, ठीक है। 300 और 4000, क्या बोला, समझ में आया? तो ये आ गया 300 और ये आ गया 4000। और कहाँ पे है, एक बार देख लेते हैं। इसमें नहीं है, 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 इसमें 4000 हो गया अपना, और इसमें 300 हो गया, बस। तो ये हो गया टोटल। अब बताओ मुझे यहाँ पे सोच के, टोटल यहाँ पे आ रहा है बेटा 4300, बराबर है। और इसका टोटल मारो, 3 10 13 2 15, 15198, ये हो गया टोटल। अब बताओ बैलेंस किस तरफ पड़ रहा है? डेबिट में। कितना बैलेंस है? 10,898, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। क्या बोला, समझ में आया? तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट में कम है, तो अगर मुझे इसको इक्वल करना है तो किस तरफ लिखना चाहिए? डेबिट में। तो मैं यहाँ पे एंट्री पास दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट, ये हो गया 10,898। अब 2 में क्या लिखेंगे? कैपिटल, तो 2 में लिख दो कैपिटल अकाउंट। इस तरह से ये बैलेंस ट्रांसफर होता है। अब जैसे मैं ये एंट्री पास करूंगा, पता है क्या होगा? अब अगर तुम वापस टोटल मारते हो तो डेबिट एंड क्रेडिट दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। क्योंकि जो क्रेडिट में मारा उसको तो हमने छेड़ा ही नहीं है, हमने डेबिट में अभी इसको कर लिया प्रॉफिट लॉस को। तो अब देखो, अब डेबिट में भी जब टोटल मारूंगे वापस, तो डेबिट में कितना आएगा? 300 पहले, 400 बाद में, और अभी ये और डेबिट हो गया 10,898। तो जब टोटल मारोगे तो कितना हो जाएगा? 15,198, सेम।
तो अब ये डेबिट क्रेडिट इक्वल हो जाएगा। क्या बोला, समझ में आया? एक तो तरीका था ये वाला करना। तो कभी भी लाइफ में बैलेंस निकाल तो एक तो ये बच्चों वाला तरीका यूज कर सकते हो। ये कौन सा तरीका बेटा? बच्चों वाला। पर तुम बच्चे नहीं हो तो करो ये वाला, मैंने कब मना किया है। चलो ये देख लो, लॉजिक समझ में आया ना कैसे ट्रांसफर किया है? ये सिर्फ इसके लिए नहीं बताया, लाइफ में कभी भी कोई भी अकाउंट का बैलेंस निकाल तो इस तरह से होता है। ये पहला तरीका था। एक और तरीका, एक थोड़े 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 बड़े, उसमें आप लेजर बनाओगे। क्या बनाओगे? हाँ, तो उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ऐसा लेजर बनाएंगे, बराबर ना? अब लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो जैसे पहली लेजर पोस्टिंग देखते हो तो अब पहली एंट्री में आपको लिखना है बाय मोटर व्हीकल 3000। क्या बोला, समझ में आया? बाय मोटर व्हीकल 3000। दूसरे में आपको लिखना है दूसरे की लेजर पोस्टिंग है तो आपको लिखना है टू मोटर व्हीकल 300। अरे क्या बोला, समझ में आया? चलो फिर दूसरी एंट्री में आपको लिखना है बाय सस्पेंस 10,000। ये थोड़े बड़े वाले, बाय सस्पेंस 10,000। उसके बाद में थर्ड वाली एंट्री में आपको लिखना है टू पीस 4,000। ये लो। उसके बाद में आपको फोर्थ एंड में पीनल एडजस्टमेंट है नहीं, फिफ्थ में भी नहीं है, सिक्स में भी नहीं है, सेवंथ में है। तो यहाँ लिखेंगे बाय 2000। लेजर पोस्टिंग आती है ना 2000। और फिर लास्ट में वापस आएगा बाय सस्पेंस 198। अब ये हो गया टोटल। अब बैलेंस जो है उस बैलेंस को यहाँ पे अपन लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। कितना? वही 10,898। तो अब इसकी एंट्री होगी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 10,898। क्या बोला, समझ में आया? अब तुम जानते हो तो इससे पहले भी वही किया था आपने, देखो क्रेडिट में 3,000 10,000 2,198 लिखा था, उधर आपको याद होगा 300 4,000 लिखा था। वही हो गया ना, घूम फिर के आया तो उधर ही गए। बट इसमें आपको एंट्री सोचनी नहीं है, डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये हो गया दूसरा तरीका। ये थोड़े बड़े। अब आते हैं खतरों के खिलाड़ी। हाँ, कौन सा खिलाड़ी? खतरों के खिलाड़ी। और थोड़ा डेंजर वाला मामला है। अब सुनना मुन्ना, कैसे उठा लो, ठीक है? बी खतरों का खिलाड़ी। क्या करने का? आपको कौन सा काम का बैलेंस निकालने का है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ना। तो यहां से शुरुआत करेंगे पहली एंट्री से। पहली एंट्री में क्रेडिट था, कोई बात नहीं, बस ये क्रेडिट था, वरना चेक कर लेंगे, मतलब दिक्कत नहीं है। अब देखो 3,000 क्रेडिट में है। अब जब भी क्रेडिट होगा कैलसी पे प्लस करना, और जब भी डेबिट हो तो कैलसी पे एकदम सिंपल। तो कैलसी पे लिखो 3,000। अब यहाँ पे डेबिट हो गए तो क्या करेंगे? माइनस करो, माइनस। अब वापस क्रेडिट हो गए तो क्या करेंगे? प्लस करो, प्लस 10,000। फिर वापस डेबिट हो गए तो माइनस करो 4,000। ठीक है, इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, इधर कुछ, इधर वापस क्रेडिट हो तो करो प्लस 2,000। इधर वापस प्लस 2 करो, क्रेडिट हो तो वापस प्लस 2 198 मारो इक्वल टू कितना आ गया? 10,890। अब सुनना, अब खतरों की खिलाड़ी तो अब बनना, ये तो सिंपल था। अब साला ये डेबिट बैलेंस से क्रेडिट बैलेंस। अब तुम इसमें एग्जाम में गलती कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इसके लिए एक छोटा सा ध्यान रखना आपको। अभी ये आपका जो आंसर आया है ये पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? पॉजिटिव मतलब कि आपने शुरुआत कहां से की थी? डेबिट से की थी, क्रेडिट से की थी? क्रेडिट से। तो इसका मतलब दिस बैलेंस इज क्रेडिट बैलेंस। क्या समझ में आया? अब ये पॉजिटिव मतलब किस तरफ बचा हुआ? क्रेडिट में बचा होगा। अब इसको हटाने का है, क्योंकि अपने को आंसर 0 चाहिए, नो बैलेंस चाहिए, तो इसको हटाने का है। तो मुझे क्रेडिट को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो जब मैं एंट्री पास करूंगा तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्या करूंगा? समझ में आया? और फिर तो एंट्री हुई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बराबर है? अब फिर भी ऐसा दिल में डाउट रहे तो एक काम करना, जैसे ये एंट्री मालूम ना, वापस टोटल वापस सेम कैलसी पे कर लो। तो अब आंसर कितना बचना चाहिए? 0। क्या बचना चाहिए? अगर 0 नहीं बचा इस एंट्री के बाद में तो इसका मतलब आपने बराबर किया, फिर उल्टा घुमा के वापस कर लेना। क्या बोला, समझ में आया? क्योंकि अगर आपने बैलेंस निकाला है किसी चीज का और बैलेंस की एंट्री पास की है तो उस बैलेंस के बाद में कभी कोई बैलेंस बचना ही नहीं चाहिए। नाम ही तो है बैलेंस की एंट्री, तो अगर आपने बैलेंस कर लिया तो आपका बैलेंस
भाई तुम मेरे बैलेंस 2000 रुपए मांग रहे हो, मैंने तुमको 2000 दे दी, तो अब क्या पैसे मांग रहे हो? वही तो बैलेंस था। तो बैलेंस के बाद में कभी कोई बैलेंस बचता? तो अगर आपने ये एंट्री पास कर ली तो प्रॉफिट लॉस के एडजस्टमेंट की कोई एंट्री अमाउंट बचना ही चाहिए, मतलब जितना डेबिट है उतना ही क्या होना चाहिए, क्रेडिट। तो जैसे ये एंट्री मान लिया तुम वापस चेक कर सकते हो, अब जीरो बचना चाहिए, डेबिट क्रेडिट नेट होके। क्या बोला, समझ में आया? ठीक है, तो अभी मैंने जैसे किया वैसे तुमको सस्पेंस की तुमको करनी है, बराबर है। चलो कैलसी उठाओ और बनो खतों के खिलाड़ी फटाफट। अब जैसे यहाँ पे आप डेबिट से शुरू कर रहे हो, बराबर ना? तो कोई बात नहीं, हम डेबिट से करेंगे, लास्ट में पॉजिटिव बचा तो डेबिट में बचा होगा, और नेगेटिव हुआ तो क्रेडिट में बचा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करो, कैलसी उठाओ, करो 10,000। अब इसमें नहीं छोड़ो, इसमें भी नहीं छोड़ो। अब वापस डेबिट हुआ है, क्या करेंगे, प्लस 10 और 1 कितना हो गया, 11। बट अभी क्रेडिट हो गया, क्या करेंगे, माइनस 500। उसके बाद में इधर नहीं है, इधर वापस डेबिट हुआ है, क्या करेंगे, प्लस 198, बराबर है। मारो इक्वल टू कितना बचा, 10। अब ये पॉजिटिव बचा कि नेगेटिव बचा? तो मतलब आपने डेबिट से शुरू किया था तो डेबिट ही बचा होगा। अब इसको जीरो करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सस्पेंस। क्या लिखेंगे बेटा, कितना अमाउंट था, 10,698। तो ऊपर क्या बेटा, कैपिटल अकाउंट 10,698, बराबर है। अब जैसे ये एंट्री पास कर ली, दिल में शांति नहीं है, वो तो कभी होती नहीं है, क्या मालूम गलत किया होगा, तो कोई बात नहीं, वापस कैलसी उठाओ उठाओ। चलो अब चेक ऐसे करना है, सस्पेंस यहाँ पे आया, एंट्री नंबर 2 में आया, बराबर ना? कितना बेटा, 10,000, कैलसी लिखो 10,000। उसके बाद इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर है, वापस प्लस 1,000 करो, डेबिट है तो। अब क्रेडिट है तो माइनस 500 करो। अब इधर नहीं है, इधर वापस प्लस करो 198 किया। इधर नहीं है, इसमें भी नहीं है, बट इसमें आया, क्रेडिट हुआ तो करो माइनस 10,898, हाँ 698 सॉरी। बस अब मिल गई शांति। अगर अमाउंट जीरो नहीं हुआ, मतलब आपने एंट्री से की, घुमा दो, फिर वापस चेक करो तो हो जाएगा। क्या बोला, समझ में आया तुमको? ठीक है, इस तरह से ये याद ना, लाइफ में सीए इंटर, सीए फाइनल बहुत चीजों पे बैलेंस निकालना आएगा, तो ये वाला शॉर्टकट होता है, इसे बोलते हैं खतरनाक खिलाड़ी, डायरेक्ट करना, बराबर ना? वरना मैंने बोला वो बचपन वाला करना, तो वो डेबिट का टोटल लिखो, क्रेडिट का लिखो, फिर वो करो, वो भी चलेगा। तो तुमको ऐसा डर है तो अपने को यहाँ पे हीरो बनना नहीं है, आप वो वाला करो, चलेगा। और वो भी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि सर एंट्री में भी दिक्कत हो सकती है, तो वो भी दिक्कत नहीं, लेजर पोस्टिंग कर लो और लेजर से एंट्री लिख दो, वो भी चलेगा। अपने को तो सही करना है। क्या बोला, समझ में आया? यहाँ पे लिखते सस्पेंस का बैलेंस ट्रांसफर किया। चलो अब फटाफट ये एंट्री पास कर लो, अब तुम कॉपी कर सकते हो। बोलो यहां तक किसी को डाउट है? चलो ठीक है, तो उसने वही पूछा है, सजेस्ट द नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, तो ये अपनी होगी एंट्रीज। बोलो इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, कुछ वापस समझना है तो आप बोल सकते हो। सबको समझ में आया ये वाला? चलिए आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 8 हो गया, ठीक है, ये तुम्हारे सारी एंट्रीज होगी, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे लेजर पूछते प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट का, तो क्या लेजर बता सकते थे? हाँ, लेजर पोस्टिंग आती है, सस्पेंस का लेजर भी पोस्टिंग आती है, तो ठीक है। अब लास्ट 2 क्वेश्चन बचे अपने, क्वेश्चन नंबर 1 2 तो हो गया था, 3 और 4 2 बचे हैं, ठीक है। अभी कर रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। Mr. A closed his books account on 30th September 2021. In respect of the differences in the trial balance, the difference was 830, the credit being short. It was carry forward in suspense account. In 2022, the following error were located. जबकि बुक्स क्लोज होती है 30 सितंबर 2021 को। तो इतना पढ़ के मुझे बताओ, क्या बुक्स क्लोज होना बाकी है कि हो चुकी है?
कैसे पता चला तुमको कि सर यहाँ पे लिखा था 30 सितंबर 2021 को बुक्स क्लोज होती है और अभी 2022 में एरर मिली है, एक साल ऑलरेडी हो चुका है, इसका मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। तो क्लोज हो चुके तो तुमको रेक्टिफाई करते टाइम पे बस वो इनकम और एक्सपेंस के बदले क्या यूज करना है, P&L, इतना एक्स्ट्रा काम करना है, बाकी तरीका वही था। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, पेज नंबर भी रेफरेंस दे देते हैं, पेज नंबर 2.157, ठीक है, और ICAI मॉड्यूल। अपनी बुक में कुछ और होगा पेज नंबर, बराबर ना? हाँ 151 ना। चलो करें शुरू। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर 1, रेक्टिफिकेशन नंबर 1 एंट्री। सेल ऑफ 2300 टू मिस्टर लाला। अब मुझे बताओ, लाला को सेल किया, क्या एंट्री होती है? लाला अकाउंट डेबिट टू सेल। लाला अकाउंट को डेबिट करना था और सेल को क्रेडिट करना था। वॉज पोस्टेड, मतलब आपने पर्टिकुलर अकाउंट में डेबिट किया है, तो द क्रेडिट ऑफ मिस माला, आपने किससे क्रेडिट में लिख दिया है? मिस माला। क्या बोला, समझ में आया? वापस समझो, आपको सेल करना था मिस्टर लाला को, तो एंट्री क्या होती है? लाला अकाउंट डेबिट टू सेल, तो लाला को डेबिट करना था। क्या बोला, समझ में आया? आपने किसके अकाउंट में पोस्टिंग कर ली है? माला के अकाउंट, बराबर है। पर गड़बड़ में भी गड़बड़, क्या गड़बड़ की है? देखो, माला को क्या किया है आपने? डेबिट किया है कि क्रेडिट किया है? माला को क्या किया है? क्रेडिट कर लिया है। तो अब इसकी रेक्टिफाई एंट्री तुम बताओ सोच के। चलो जल्दी बताओ। वेरी गुड। लाला अकाउंट डेबिट, माला अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस। अब समझी क्या हुआ? राइट रॉन्ग करा दूं? राइट, रॉन्ग और रेक्टिफाई, ठीक है। देखो राइट एंट्री क्या होती है? लाला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या बोला, समझ में आया? तो इसने लिखा था सेल ऑफ 2300 टू लाला, तो 2300 रुपए का सेल था, तो एंट्री होती है लाला अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? आपने क्या किया? आपने पोस्टिंग करते टाइम पे आपने गलती से माला क्रेडिट कर लिया। अब जैसे इस वर्ड यूज किया पोस्टिंग, मतलब पर्टिकुलर उसी अकाउंट में गड़बड़ हुई है, बाकी में गड़बड़ हुआ, तो इसका मतलब टू सेल हमने बराबर लिखा होगा, क्योंकि उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या बोले, समझ में आया? तो टू सेल तो बराबर लिखा होगा। तो मुझे बताओ, सेल तो कट गया। अब यहाँ पे आपने क्या किया? क्रेडिट के अंदर ही माला लिख दिया, टू माला 2300 ऐसा। तब माला को करना पड़ेगा डेबिट। क्या करना पड़ेगा बेटा? तो माला अकाउंट डेबिट 2300 से, लाला भी डेबिट, लाला अकाउंट भी डेबिट 2300 से, और टू क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट 4600। अब लाला माला दोनों नाम है तो बैलेंस शीट में आते हैं, डेट इज क्रेडिटर है, तो फिर बात खत्म हो गई। वापस समझो, हमने क्या किया है? सेल किया है, एंट्री होती है लाला अकाउंट डेबिट टू सेल। इसमें वर्ड पोस्टिंग करते टाइम पे हमने
क्रेडिट में लिख दिया, किसे क्रेडिट लिख दिया, माला, बराबर है। अच्छा अब मुझे पहले तो ये बताइए, इसने वर्ड यूज पोस्टिंग करते टाइम पे किया है, तो इसमें मतलब पूरी एंट्री गलत नहीं की है। अब कॉमन सेंस बोलता है कि नाम में गड़बड़ की है, तो फिर हमने ऑब्वियसली लाला के बदले किसके लिख दिया, माला, कि नाम में गड़बड़ की है ना, तो इसका मतलब सेल में कोई गड़बड़ हुई, तो हमने टू सेल सेम सेम लिख दिया। अब मुझे बताइए लाला के बदले किसने लिखा, माला, नाम भी सेम सेम ले लाला माला, तो अब माला में भी लिखते टाइम पे क्या हमने डेबिट में लिखा कि क्रेडिट में लिखा, क्रेडिट, तो क्यों माला लिखा, तो ये थी राइट एंट्री, ये थी रॉन्ग एंट्री। अब आपको करना है रेक्टिफाई एंट्री, तो रेक्टिफाई में सबसे पहले कॉमन कॉमन काटते हैं, तो सेल्स से कॉमन कॉमन था वो कर दिया। अब इसको उल्टा करो, तो ये माला डेबिट हो गया, अब उसमें इसको ऐड कर लो तो लाला भी ऐड हो गया, और बस नीचे कुछ नहीं बचा, तो क्या आएगा, टू। बोलो किसी को भी इसमें डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया तो आप बोल सकते हो। अब क्योंकि इसमें कोई इनकम एक्सपेंस नहीं है तो अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट यूज किया नहीं। नंबर 2, द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक फॉर जुलाई 1240 was not posted in the ledger। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न, उसको नहीं लिखा। तो आप मुझे बताइए सेल्स रिटर्न डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, डेबिट, उसकी टोटल डेबिट में जाती है, बराबर ना। तो आपको एक्चुअल में रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट करना चाहिए, नहीं सेल्स रिटर्न को डेबिट करना चाहिए, ध्यान से सुनना। वन 1240 आपने लिखा ही नहीं है तो आप लिख दो, बट रिटर्न इनवर्ड जो है, रिटर्न इनवर्ड जो है बेटा वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेडिंग में। तो इसके लिए यहाँ पे उसके बदले क्या यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बोला, समझ में आया, ठीक है। तो ये एक्चुअल में सेल्स रिटर्न ही है। अब 2 में क्या आएगा, सस्पेंस, क्या ये दूसरी एंट्री समझ में आई तुमको, ऐसा मतलब सेल्स रिटर्न, ठीक है। चलो नंबर 3, freight paid on machine 5600 was posted to the freight account as 6500। 10% depreciation is charged on this machine। पहले तो आप मुझे ये बताइए, freight paid on machine 5600, freight paid on machine, freight paid on machine, मशीन खरीदते टाइम पे फ्रेट पेड किया। आपने चैप्टर पढ़ा था याद हो आपको, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोला, समझ में आया। तो उसमें क्या होता है कि जब भी कोई असेट खरीदते हैं और उस पर जो खर्चा होता है वो कैपिटलाइज होता है, मतलब उसको असेट कॉस्ट में ऐड करते हैं, तो उसके लिए वही एंट्री पास होती है जो असेट की होती है। तो अगर मैंने मशीन खरीदते टाइम पे फ्रेट पेड किया तो उसको फ्रेट अकाउंट डेबिट नहीं करना चाहिए था, मशीन अकाउंट डेबिट करना चाहिए था। तो करना चाहिए था मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन कॉस्ट में ऐड करना है ना, तो मशीन अकाउंट डेबिट करना चाहिए। तो एंट्री होनी चाहिए थी ऐसी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5600, ये एंट्री होनी चाहिए बेटा। अब आपने जब लिखा तो आपने मशीन के बदले आपने नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझा और आपने लिख दिया फ्रेट अकाउंट डेबिट। क्या बोला, समझ में आया। तो आपने क्या लिखा, इसने बोला वाज पोस्टेड टू द फ्रेट अकाउंट 6500। अगेन इसने वर्ड यूज किया पोस्टेड टू द फ्रेट अकाउंट, मतलब गलती सिर्फ फ्रेट में ही हुई है, तो इसका मतलब टू कैश में कोई गड़बड़ हुई नहीं है, तो वो सेम सेम लिखता हूँ 5600। अरे हाँ कि ना। अब मुझे बताओ, कैश कैश तो कट गया ना। अब फ्रेट जो है वो डेबिट हुआ है, क्रेडिट करना पड़ेगा, तो उसके बदले क्या लिखेंगे, टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 6500। और मशीन को डेबिट कर लेंगे तो मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5600। तब जो डिफरेंस आ गया वो कहां पे आएगा, सस्पेंस में। कितना डिफरेंस है, 900। क्या ये एंट्री समझ में आई। कॉमन कॉमन काटा, रॉन्ग को उल्टा किया, राइट को उसमें ऐड कर लिया और डिफरेंस है तो सस्पेंस में डाल दिया। वही तो रूल था, रूल एकदम सिंपल था। क्या बता दें, राइट रॉन्ग समझ में 2 मिनट का रूल था कि राइट एंट्री कर लो, रॉन्ग एंट्री कर लो, कॉमन कॉमन काट लो,
अब इसको घुमा दो तो ये डेबिट के बदले फ्रेट में आ गया। अब ये फ्रेट ही है, ये पीएनएल एडजस्टमेंट लिखा बट दिस इज द फ्रेट, ये लो। तो ये अपन नीचे लिख दिया, उसको उसमें ऐड कर लिया तो मशीन डेबिट हो गया, बट क्योंकि डिफरेंस आ रहा तो कहाँ पे आ गया, सस्पेंस में। बोलो भाई, किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। सबको समझ में आया? चलो, अब इसने एक चीज और बोली थी इसके पीछे, डेप्रिसिएशन चार्ज करना था। तो चलो भैया डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। नॉर्मल एंट्री होती है, इसी का पार्ट है ये, ए और बी कर लेते हैं। नॉर्मल एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, बराबर है। अच्छा, डेप्रिसिएशन तो जितना मशीन की वैल्यू है उस पर आएगा। मशीन की वैल्यू 5600 थी तो उसके ऊपर 10%, 560 आएगा। क्या बोला, समझ में आया? अब क्योंकि आपने लास्ट टाइम मशीन लिखा ही नहीं तो आपने डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया तो कुछ किया ही नहीं है। अब कर लो, अब डेप्रिसिएशन लिखोगे पीएनएल एडजस्टमेंट लिखो। तो ये एंट्री और हो जाएगी। बताओ, किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। ठीक है, ये थोड़ी टेढ़ी एंट्री थी, ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 4, while carry forward the total of the purchase account to the next page, 65590 was written instead of 56950। तो इसका मतलब ओरिजिनल कौन सा अमाउंट था, ये वाला था कि ये वाला था? इंग्लिश पहले बता। ओरिजिनल 56 था, आपने कितना लिख दिया? तो आपने कम लिखा कि ज्यादा लिखा? ज्यादा। क्या बोल रहा, समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल परचेज अकाउंट डेबिट होता है, क्या होता है बेटा परचेज अकाउंट? तो राइट में हमको डेबिट करना था 56950, ये डेबिट करना था। हमने कितना डेबिट कर लिया? 65590, ये डेबिट कर लिया। अब कॉमन को मैं काट तो दूंगा बट क्योंकि अमाउंट सेम नहीं है तो जो बचेगा अमाउंट उसको हटाना पड़ेगा। तो आप देखो, करना था डेबिट 56, कर लिया 65, ज्यादा डेबिट कर लिया, ओवरकास्ट, तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू परचेज, बट परचेज के बदले क्या यूज करेंगे? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। चलो, कितना एक्स्ट्रा हो गया? 8640। ऊपर क्या आएगा डेबिट में? सस्पेंस। चलो, तो 8640 से ये आ गया। अरे बोलो, समझा? नंबर 5, लास्ट है इसका, सेल ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट टू मिस्टर मेहता फॉर 9000, ठीक है, on 30th September was not entered in the books at all. The book value of the machine was 6750। तो अपन एक चैप्टर पढ़ेंगे बाद में डेप्रिसिएशन नाम का, उसमें तुमको समझ में आएगा। जब भी कोई असेट बेचते हैं तो एक एंट्री पास करनी पड़ती है। उसमें अगर पैसा कैश में मिलता है तो लिखते कैश अकाउंट डेबिट, क्या लिखते हैं? अगर बाद में मिलेगा तो उस कैश के बदले उसका नाम लिखेंगे। तो हमने किसको बेची? मेहता को। तो मेहता से पैसा लेना है, कितना पैसा लेना है? 9000। तो मिस्टर मेहता अकाउंट डेबिट, $9000। और बदले में मशीन बेचते तो 2 मशीन आता है, बराबर ना? पर ये मशीन जितने बुक्स में दिख रही होगी उतने पे जाएगी ना। अब बुक्स में दिख रही 6750, तो मुझे बता, अगर पैसा 9000 मिल रहा है, मशीन की वैल्यू 6750 थी और बेचा हमने, तो प्रॉफिट हो गया लॉस हुआ? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी लिखना पड़ेगा। तो टू प्रॉफिट ऑन सेल, कितना प्रॉफिट हुआ? 2250। अब इसकी एंट्री हमने पास ही नहीं की, कर दी, कर दो एंट्री। मेहता जो बैलेंस शीट में आता है तो उसका नाम सीधा लिख देते हैं मिस्टर मेहता। $9000। तो मशीन भी बैलेंस शीट में आती है तो वो भी सीधा लिख दो 6750। अब प्रॉफिट ऑन सेल जो है ना वो ट्रांसफर होता है पीएनएल में, इनडायरेक्ट इनकम में। तो इसकी वजह से आपने उसके बदले क्या लिखना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। $2250, बस। क्या बोला, समझ में आया? मैंने आपको पहले बोला था एग्जाम में मार्क्स राइट रॉन्ग का नहीं होगा, रेक्टिफाई का रहेगा।
बराबर है। हाँ ध्यान रखना है। बस हो गया, इतना ही था। बोलो यहां तक किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो। ठीक है, अब सुनना। इसके बाद इसने क्या बोला है, पास द जनरल रेक्टिफाई जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर्स, तो वो तो हमने पास कर ली। अब यहाँ पे एक नया चीज पूछा है, हैव यू एनी कमेंट टू मेक। नो कमेंट्स नहीं चलता, ठीक है। अब सुनो, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर साल खत्म हो जाए तो आपको एक काम करना है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का बैलेंस है वो कहाँ पे ट्रांसफर करना है, कैपिटल अकाउंट में, और सस्पेंस का भी बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर करना है, कैपिटल में। क्या बोला, समझ में आया? चलो अब सुनना, पहले अपन बैलेंस ट्रांसफर कर लेते हैं। चलो इस बार तुम बताओ कितना बैलेंस होगा। पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का बैलेंस निकालो, रेक्टिफाई क्या करना है तुमको बस। और पहले में तो मतलब नहीं, दूसरे में है 1240 डेबिट हुआ है, बराबर ना, और 6500 क्रेडिट हुआ है तो माइनस कर लो, फिर वापस डेबिट हुआ तो प्लस कर लो 560, फिर वापस क्रेडिट हुआ तो माइनस कर लो 8640, कर दिया। अब यहाँ पे वापस क्रेडिट हुआ तो माइनस कर लो 2250, बराबर है। अब ये सारा खत्म हो गया। अब ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, तो आपने डेबिट से शुरू किया था, नेगेटिव में आ रहा है, मतलब क्रेडिट हो गया, तो क्रेडिट की तरफ बैलेंस बच गया है। अब उसको हटाना है तो करना पड़ेगा डेबिट। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपन P&L एडजस्टमेंट डेबिट कर लेंगे। क्या बोला, समझ में आया? टू कैपिटल अकाउंट कितना बैलेंस आएगा बेटा, 15590, ये है ना। चलो अभी वापस मैंने क्या बोला, दिल में सब धक हो रहेगा तो वापस चेक कर लेगा। चलो वापस चेक कर लेते हैं। 1240 डेबिट है, माइनस करो 6500, प्लस करो 560, उसके बाद माइनस करो 8640, फिर माइनस करो 2250 और प्लस करो 15590, जीरो गया और शांति। क्या बोला, समझ में आया? अब आता है सस्पेंस को ट्रांसफर कर लेते हैं, बराबर ना। चलो सस्पेंस का बैलेंस निकालते हैं, चलो फटाफट निकालो। 4600 कैलसी में उठाओ, 4600 प्लस 1240 माइनस 900, फिर वापस यहाँ पे देखो, ठीक है। आपने शुरुआत कहाँ से की थी बेटा, यहाँ से, अगर भूल जाओ तो माइनस क्रेडिट से की थी, तो अब डेबिट हुआ है तो माइनस करना पड़ेगा। आप करो माइनस 8640, बराबर है। इसके बाद तो नहीं आया, खत्म। कितना आ गया, 18,000 3700 आ गया, बराबर है। ये कौन सा बैलेंस है बेटा, डेबिट बैलेंस है, ठीक है। अब सुनना, अब क्वेश्चन के अंदर आपको ओपनिंग सस्पेंस का बैलेंस दे रखा है। क्वेश्चन पढ़ो, क्या 830 का ओपनिंग सस्पेंस का बैलेंस है कि नहीं है? अगर आपको ओपनिंग सस्पेंस का बैलेंस दे रखा है, इसका मतलब तुम मुझे सोच के बताओ, क्या लास्ट ईयर के एंड में इसने कैपिटल में ट्रांसफर किया होगा कि नहीं किया होगा, सिर्फ वो बताओ। नहीं किया होगा ना, तभी तो बैलेंस है। किया होता तो कोई बैलेंस होता नहीं, बराबर है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो उस ओपनिंग बैलेंस को और जो अभी बैलेंस है दोनों को मिला के अपन कैपिटल में ट्रांसफर कर लेते हैं, या फिर क्योंकि लास्ट ईयर में नहीं किया गया है तो वो सेम लेगेसी कंटिन्यू कर सकते हैं, हम भी ट्रांसफर करेंगे नहीं। क्या बोला, समझ में आया? दो ऑप्शन हमारे पास में है, या तो ओपनिंग बैलेंस प्लस जो अभी बैलेंस है दोनों मिला के कहां पे ट्रांसफर करना है, कैपिटल में, बराबर ना। या फिर एक काम कर सकते, सेम लेगेसी कंटिन्यू करते हैं कि लास्ट ईयर क्योंकि ओपनिंग बैलेंस से रखा है तो क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा क्वेश्चन हमारे साथ खेल रहा, हम भी क्वेश्चन के साथ खेलेंगे। अगर उसने बैलेंस रखा तो हम भी बैलेंस रख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल। और उसने नहीं रखा तो हमको भी रखना, एकदम सिंपल है फंडा। जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे।
बराबर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, आप चाहो तो ये सस्पेंस का बैलेंस छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको करने का कोई काम नहीं है, इतना करोगे खेल खत्म हो गया। अगर तुमको नहीं मुझे करना है, फिर भी ऐसी इच्छा है दिल से करना है, एक ही कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो तो कर लो। तो ओपनिंग बैलेंस प्लस दिस बैलेंस दोनों दोनों ट्रांसफर करना, फिर एक नहीं कि तुम ऐसा कर सकते हो। आपने करंट का जो बैलेंस है वो तो कर लिया, बट ओपनिंग को छोड़ दिया तो गलत हो गया ना चीज। ठीक है, तो हम क्या करें यहाँ पे सस्पेंस को ट्रांसफर नहीं करते। ठीक है, अच्छा अब इसने बोला था कमेंट कीजिए, क्या कीजिए, कमेंट करने के लिए मैं काम करता हूँ। सस्पेंस का एक ये बताता हूँ, लीजिए बनाता हूँ सस्पेंस को, लीजिए देख लो। चलो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में क्रेडिट में, क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 830 है, तो 830 का ये बैलेंस है क्रेडिट में। अब लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं सस्पेंस का। तो पहले आएगा बाय माला और बाय लाला, बाय माला एंड बाय लाला 2300 ये पहला हो गया। दूसरे में आ रहा है बाय P&L एडजस्टमेंट, बराबर ना, बाय P&L एडजस्टमेंट कितना बेटा, बाय P&L एडजस्टमेंट 1240। चलो फिर तीसरी एंट्री में देखो सस्पेंस टू P&L 900, टू P&L एडजस्टमेंट 900। चलो उसके बाद में क्या है बेटा, P&L एडजस्टमेंट टू मशीन 560, बराबर ना, 560। उसके बाद में सस्पेंस, हाँ अरे सॉरी, हाँ इसमें डाल दिया मैंने, ये नहीं, तो इसमें नहीं आएगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट ये था, हाँ कितना बेटा, सस्पेंस टू P&L 8640। उसके बाद में यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, बस बराबर है। अब जरा चेक करो कितना बैलेंस बच गया बेटा, 28, जिसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया बैलेंस, बराबर ना, इसको हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया नहीं, 2870 खेल खत्म। अब इससे बोले कमेंट करो, क्या करो, तो क्या मैं ऐसा कमेंट कर सकता हूँ कि देखो हमारे पास में ओपनिंग कुछ बैलेंस था सस्पेंस का और हमने अभी रेक्टिफाई एंट्री पास की, फिर भी हमारे पास में बैलेंस बच गया और सस्पेंस का बैलेंस बचा है, इसका मतलब अभी भी कुछ गलतियां बाकी है। क्या बोलना समझ में आ रहा है, सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस था, अगर गलती सही कर ली है तो वो बैलेंस खत्म होना चाहिए ना, पर अभी भी बैलेंस बच रहा है, इसका मतलब क्या अभी तक मेरा सस्पेंस खत्म होगा कि बाकी है, और जब तक सस्पेंस है तब तक तुम्हारा ट्रायल बैलेंस एरर फ्री नहीं है। सस्पेंस का मतलब भी तो गड़बड़, पता नहीं चला तो डाल दिया, तो मुझे तो अभी भी बैलेंस बचा है, तो अभी भी तुम्हारा ट्रायल बैलेंस में वापस सस्पेंस तो आएगा, तो इसका मतलब क्या ट्रायल बैलेंस एरर फ्री हुआ कि नहीं हुआ, नहीं। ठीक है, तो ये कमेंट कर लेंगे अपन यहाँ पे, कमेंट after the rectification entry still there is a suspense account balance remain, that's mean trial balance is not still error free। क्या बोला, समझ में आया भाई, आफ्टर द रेक्टिफिकेशन एंट्री, ठीक है, स्टिल देयर इज अ सस्पेंस अकाउंट बैलेंस रिमेन, दैट मीन ट्रायल बैलेंस इज नॉट स्टिल एरर फ्री। ये कमेंट कर लिया अपन ने, क्या बोला समझ में आया कि भाई इतना सब कुछ एंट्री पास करने के बाद भी अभी भी सस्पेंस में बैलेंस बचा है, इसका मतलब कि अभी तक आपका ट्रायल बैलेंस एरर फ्री हुआ नहीं है, इतना करने के बाद भी। बोलो किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो, बस ये था कमेंट।
ठीक है, चलो कॉपी कर लो। एग्जाम में मार्क्स रेक्टिफाई करेगा तो रेक्टिफाई करना ही इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में ऐसे भी कर सकते हो वैसे, ठीक है, बट ऐसे भी सिर्फ रेक्टिफाई भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अ मर्चेंट ट्रायल बैलेंस as on 30th June 2022 did not agree, the difference was put to the suspense account। यहां तक ऐसा पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे साल खत्म हो गया, यहां तो पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे नॉर्मल है, बट जैसे इसने नेक्स्ट लाइन पढ़ी, यहाँ पे देखो नेक्स्ट लाइन जैसे आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन क्या बोलता है, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड द फॉलोइंग एरर वर डिस्कवर। नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड मतलब साल खत्म हो चुका है, जैसे साल खत्म हो गया, अपने दिमाग में एक लाइन क्लिक होनी चाहिए कि अब जो भी इनकम और एक्सपेंस होंगे उनके बदले क्या बड़ी करना है, P&L एडजस्टमेंट, बस। बाकी सारे रूल वही है, सिर्फ ये रूल एक्स्ट्रा रूल आया है। अब मैं इसकी डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, राइट रॉन्ग नहीं करूंगा, डायरेक्ट करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 4, द टोटल ऑफ द परचेज बुक। अच्छा मुझे तो परचेज बुक का जो टोटल होता है वो कौन से साइड में आता है, डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में? डेबिट साइड में। परचेज डेबिट होता है तो टोटल भी डेबिट साइड में आएगा, तो डेबिट साइड में हमको लिखना था 4539, पर जब हम लिखने गए तो हमने लिख दिया 4593। साइड का कुछ नहीं बोला, मतलब साइड सेम थी, सही थी, बट सिर्फ अपना अमाउंट ज्यादा लिख दिया। अगर मैंने परचेज को ज्यादा लिख दिया है तो क्या करना पड़ेगा बताओ? क्रेडिट करना पड़ेगा। दो परचेज डेबिट होता है, हमने ज्यादा लिख दिया, क्रेडिट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टू परचेज। पर क्योंकि साल खत्म हो गया है तो टू परचेज के बदले क्या लिखेंगे, टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, बराबर है। यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ कि ये परचेज के बदले हमने लिखा है। अच्छा ऊपर क्योंकि ये टोटल थी तो वन साइड एरर होगी, तो इस वाले केस में अपने को क्या लिखना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट। अब कितना जितना एक्स्ट्रा लिखा, कितना एक्स्ट्रा लिखा है बेटा, 54। क्या ये पहला समझ में आया तुमको? नंबर 2, सेल ऑफ 573 was entered in the sales book as 753 and posted to the credit of the customer। पहले मुझे बताइए सेल हुआ है तो नॉर्मल एंट्री क्या होती है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री होती है। फिर ये बोलता है कि आपने सेल बुक में जब लिखा तो आपने सेल में लिखते टाइम पे कितना लिख दिया बेटा, 753, मतलब सेल को आपने टू सेल को आपने 573 के बदले कितना लिख दिया, 753। तो क्या सेल को ज्यादा लिखा कि नहीं लिखा, लिखा, बराबर है। पर वहां से एक और गलती कर ली, कस्टमर अकाउंट डेबिट होता है और आपने क्या कर लिया बेटा, क्रेडिट। तो कस्टमर को वापस डेबिट भी तो करना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? अब इसकी रेक्टिफाई कोई तुम करके बताओ, सोचो करके बताओ। डेबिट टू सेक्शन। हाँ अमाउंट बताओ तुम, मानो कस्टमर का आएगा 7,573। कस्टमर से तो 573 आएगा, तो 573 का ही तो सोचो दिमाग चलाओ। सस्पेंस का 180, सेल्स का 180, कस्टमर का 573 और सस्पेंस का 753। नहीं कस्टमर का 753, सेल्स का 180 और टोटल नहीं 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 नहीं, सही करके दिखाओ, सही करके दिखाओ। चलो क्यों ना मैं आपके लिए इसकी राइट रॉन्ग कर लूं, ठीक है, तो 2-3 लाइन छोड़ देता हूँ फॉर रेक्टिफाई। अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे राइट रॉन्ग भी लिखता हूँ। द राइट एंट्री इज कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बराबर ना।
तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो बेटा कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स में 573 का ये एंट्री होता था। अब आपने रॉन्ग क्या किया वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। आपने जब टू सेल लिखा तो आपने लिख दिया 753, क्या लिख दिया? फिर आपको तो कस्टमर को डेबिट करना चाहिए था, पर आपने एक और गलती कर लिया, आपने कस्टमर को भी क्या कर लिया? क्रेडिट। तो टू कस्टमर वापस लिख दिया। क्या बोला, समझ में आया? हाँ, अब क्योंकि ये बात जो कर रहा है ना कि भाई आपने सेल बुक में 750 लिखा, तो मुझे बताइए अगर सेल बुक में इतना लिखा तो कस्टमर अकाउंट में भी कितना लिखा होगा? 753। तो उधर भी आपने 753 ही लिखा होगा। एक्चुअल में वहां पे भी करना था ऐसा, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल 750 करना था, उधर भी आपने गलती कर ली, डेबिट के बदले किसमें लिख दिया? क्रेडिट में। ये गलती हुई है। अब अगर इसकी तुम रेक्टिफाई करते हो तो सोच के बताओ कैसे रेक्टिफाई होगा। डेबिट होगा, पहले तो सेल्स को डेबिट कर लेंगे, बराबर ना। अब सेल्स के बदले क्या लिखेंगे बेटा? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ये सेल्स कितना बोला, कितना डेबिट होगा? 180। अब कस्टमर भी आएगा, कस्टमर अकाउंट डेबिट। तो देख लो कस्टमर कैसा आएगा, करना था डेबिट, कर लिया क्रेडिट, तो इसको वापस डेबिट करेंगे। पर कस्टमर जब डेबिट होगा तो 753 से डेबिट होगा, और उधर का उसमें ऐड करेंगे जो 573 है, तो दोनों को ऐड करो 1326। अब 2 में तो कोई बचा ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा? सस्पेंस। कितना है सस्पेंस? 1506। ये एंट्री होती है। तो मुझे इसकी एंट्री पूछ रहे, मैं बोलूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कस्टमर अकाउंट डेबिट। ये होती है इसकी एंट्री। बोलो, समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, रिटर्न टू क्रेडिटर। बेटा रिटर्न टू क्रेडिटर्स यानी क्या हो गया? ये परचेज रिटर्न हो गया, ठीक है। 510 was entered in the return inward book। रिटर्न इनवर्ड होती है सेल्स रिटर्न, तो हुआ परचेज रिटर्न, हमने कहां पे लिख दिया? सेल्स रिटर्न में। However the creditor account was correctly posted, तो क्रेडिटर में कोई गड़बड़ की। अब मुझे बताओ, परचेज रिटर्न होता है क्रेडिट, तो हमने उसको तो नहीं लिखा, बल्कि हमने सेल्स रिटर्न में लिख दिया। सेल्स रिटर्न क्या लिख दिया? डेबिट। तो पहले सेल्स रिटर्न को डेबिट किया, क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा, और परचेज रिटर्न को भी क्रेडिट करना पड़ेगा। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी बताओ? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब सुनना, इसमें क्या आएगा? दोनों आएगा, परचेज रिटर्न भी आएगा और सेल्स रिटर्न भी आएगा। कितना आएगा परचेज रिटर्न? 510, और सेल्स रिटर्न भी 510। तो बताओ कितना हो गया? 1020। अच्छा, मुझे कोई राइट रॉन्ग एंट्री पूछना, मैं ऐसे बोलूंगा राइट एंट्री इज क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, बराबर है। रॉन्ग एंट्री में आपने क्रेडिट में बराबर लिखा, तो आपने क्रेडिटर अकाउंट डेबिट बराबर किया है, साथ ही आपने सेल्स रिटर्न को भी डेबिट कर लिया है। तो रॉन्ग एंट्री इज क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट का क्रेडिट कट गया, क्रेडिट क्रेडिट काट लो, अब बच गया सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न को हटा देंगे, बराबर है। चलो लिख देता हूं, तुम्हारा मुंह देख के समझ में आ गया। राइट एंट्री इज क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। 510 क्या बोला, समझ में आया? रॉन्ग में एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। क्या बोला, समझ में आया? 510 टू उसका नाम लिखना चाहिए था, पर वहां पे भी हमने गलती कर ली, हमने उधर भी क्रेडिटर का नाम ही लिख दिया। तो क्वेश्चन के हिसाब से बोला क्रेडिटर में आपने करेक्टली लिखा, तो मुझे तो क्रेडिटर में करेक्टली लिखा, तो क्रेडिटर कट गया ना, तो आपने वो सेल्स रिटर्न को डेबिट कर लिया है गलती से, जब करना था परचेज क्रेडिट। तब जब रेक्टिफाई करेंगे
तो ये 2 सेल्स रिटर्न आ गया, क्या बोला, समझ में आया, और 2 परचेज रिटर्न उसमें ऐड कर लिया, तो ये 510 510, तो ऊपर क्या आ जाएगा, सस्पेंस 1020। अब हमको पता है कि ये जो दोनों आइटम है ये P&L में आती है, तो इसके ट्रेडिंग P&L में आती है, इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, इसके बदले P&L एडजस्टमेंट। अरे बोलो, समझा। हाँ चलो नंबर 4, कैश रिसीव फ्रॉम सी दास, कैश रिसीव फ्रॉम सी दास, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सी दास वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ जी दास, हमने जी दास के डेबिट में लिख दिया, तो जी दास को हटाएंगे, डेबिट में लिखा है तो हटाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, और सी दास को भी क्रेडिट करना पड़ेगा, तो दोनों क्रेडिट कर लो, ऊपर क्या जाएगा, सस्पेंस, तो एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी दास और टू जी दास। क्या बोला, समझ में आया। देखो राइट एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सी दास, और कैश में कोई गड़बड़ नहीं की है क्योंकि इसने वर्ड यूज किया पोस्टेड में, पोस्टिंग करते टाइम पे पोस्टेड लिखा है, तो आपने सिर्फ इसमें गड़बड़ की है, सी दास के बदले जी दास को लिखा है, तो जी दास डेबिट लिखा है तो हटाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, तो आपने जी दास को क्रेडिट लिख दिया, और सी दास में नहीं लिखा तो सी दास में लिख दिया, तो सी दास जी दास दोनों क्रेडिट हो गया, तो ऊपर आ जाएगा सस्पेंस, तो 620 1240। अरे क्या बोला, समझ में आया। चलो फिफ्थ वाला देख लो, गुड्स वर्थ 840 वर डिस्पैच टू अ कस्टमर बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर बट नो इनवॉइस वाज मेड। अब मुझे तो गुड्स वर डिस्पैच, तो जब गुड्स हमने डिस्पैच किया है तो हमने क्या किया होगा, सेल, तो आपने उसकी एंट्री पास नहीं की है, तो कर लो, क्या एंट्री होती है सेल की, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल कर लो, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट, अब टू सेल्स के बदले क्या लिखूंगा, P&L एडजस्टमेंट। क्या बोला, समझ में आया। कितना अमाउंट है ये वाला, 840। अब लास्ट एंट्री, गुड्स वर्थ 1000 was sent on sale or return basis to a customer and entered in the sales book at the close of the year. The customer still had the option to return the goods. The sale price is 25% above the cost. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंट्री है। पहले क्या था तुम्हारा ओल्ड सिलेबस, आज से 4 साल पहले की बात करो, 3 साल पहले की बात करो, तो तुम्हारा एक चैप्टर हुआ करता गुड सेल और रिटर्न बेसिस वाला, क्या नाम था उसका, गुड सेल और रिटर्न बेसिस, वो चैप्टर हुआ करता, वो चैप्टर हट गया और उससे लिंक जो एंट्री है वो रह गई। अब ऐसी बात है कि इस एक एंट्री के लिए मैं पूरा वो चैप्टर बताऊंगा, वो 6 घंटे का चैप्टर है, एक घंटे के लिए पूरा चैप्टर तो नहीं बता सकता, हाँ बट शॉर्ट में जरूर आपको एक कहानी सुना सकता हूं, ध्यान से सुनना। मैं तुमको पढ़ा पढ़ा के थक गया, तुम मेरी सुनते नहीं हो, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी एक काम किया जाए, आज से मैं पढ़ाना बंद करता हूं, यहाँ पे मेरी दुकान ओपन करूंगा, कपड़ों की दुकान, क्योंकि उसमें कमाई अच्छी होती है, और उसमें भी मैं जेंट्स वियर नहीं लेडीज वियर ओपन करूंगा, क्योंकि उसमें वेराइटीज आती है। लड़कों का क्या है, 3 चीजों में खेल खत्म होता है, शर्ट टी शर्ट और कुर्ता, बराबर ना, खत्म हो गया। लेडीज में 100 तरह की वेराइटीज आती है, टी शर्ट शर्ट कुर्ती तो होती है, उससे घाघरा चोली, कनिया चोली, पता नहीं कौन कौन सी चोली, बराबर ना, शरारा मरारा परारा, पता नहीं क्या क्या आता है, तो जैसे साड़ी, बराबर ना, तो वेराइटीज आती है। तो मैंने बोला यहाँ पे 3 चीजें, यहाँ पे 100 चीजें, तो 3 को मारो गोली, 100 पे जाएंगे। तो मैंने दुकान ओपन कर ली लेडीज वेयर की, जिसमें सब लड़कियों के लेडीज लोगों के कपड़े मिलेंगे, बराबर ना। अब मैं ऐसे ही बैठता, तो ये नेहा मेरे पास आती है, ये बोलती है कि सर आपने कपड़े की दुकान ओपन की है, मैंने बोला हाँ, तो बस मुझे भी कपड़े तो बहुत पसंद है, मैंने बोला बिल्कुल आओ मैडम, वेलकम है आपका। तो बोलते ठीक है सर, बोले सर वो उधर से ना घाघरा चोली दो ना, मैंने बोला ये लो, हाँ सर अच्छी है। सर उधर से वो साड़ी दो ना, मैंने बोला हाँ ये भी अच्छी है। सर वो उधर से कुर्ती पजामा दो ना, ये भी अच्छी है। सर तो जीन्स टी शर्ट दो ना, मैंने बोला ये लो। ऐसे 4 चीजें निकाल दी, कितनी चीज निकाल दी, 4। सर सब पसंद आ रहा है, सब ले ले ना सर, अभी क्या है, ये तो मुझे पसंद आया ना,
घर पे मम्मी को भी तो पसंद आना चाहिए, बैंक को भी तो आना चाहिए। तो अभी क्या है कि पहले मैं घर पे लेके जाऊंगी, फिर मम्मी को दिखाऊंगी, बैंक को दिखाऊंगी, फिर उनको पसंद आया तो लूंगी, वरना आपको वापस कर लूंगी। अरे क्या बोला, समझ में आया? मैंने कहा ठीक है, कब तक वापस करेगी? बोला सर 2 दिन में वापस कर लूंगी। तो है हाँ ना बोल के। मैंने कितने दिन? बोला 2। मैं तीसरे दिन आई तो नहीं लूंगा। तो बोला हाँ सर ठीक है, चले, कोई इशू नहीं है। क्या बोले, समझ में आया? अब ये लेके चली गई मेरी तरफ से। इसको मैं नाम देता हूँ सेल्स ऑन अप्रूवल। क्या नाम देता हूँ इसको? कि मैंने कोई सेल किया है बट वो अप्रूवल बेसिस पे, मतलब सामने को पसंद आया तो वो लेगा, अदरवाइज वापस कर लेगा। अब इसमें 2 चीज हो सकती है, सामने वाला हाँ बोलेगा या सामने वाला ना बोलेगा। बराबर है? अब वैसे मेरा रूल है कि मैं नॉर्मली ऐसे कभी किसी को सेल करता नहीं हूँ। कभी कभी कोई मेरा ऐसा खास पहचान वाला आ जाए तो मैं कर लेता हूँ। तो नहीं अपनी स्टूडेंट तो इसको तो मना कर नहीं सकता था, बाकी लोग तो मना कर दूं। पर मैंने बोला नेहा यार अपनी स्टूडेंट तो इसको कैसे मना करेंगे, तो मैंने इसको कर दिया। तो ये मैं रैंडमली कभी कभी करता हूँ, ज्यादा करता नहीं हूँ। तो इसके लिए मैं अलग से बुक मेंटेन नहीं करूंगा कि मैं अलग से एक बुक बना रहा हूँ, उसमें लिख रहा हूँ कि जिसको अप्रूवल पे भेजा। अगर मैं बार बार करता हूँ तो वो अप्रूवल पे बुक भी बना लूँ, बट क्योंकि मैं कभी कभी करता हूँ तो मैं उसको अलग से बुक मेंटेन करूंगा नहीं। तो ऐसे वाले केस में क्या करता हूँ, जैसे ये नेहा लेके जाएगी मेरे पास से, मैं उसकी सेल की एंट्री पास कर लूंगा। किसकी एंट्री पास कर लूंगा? मैं उसको सेल मान लूंगा। मैं एंट्री पास करूँ, नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। देख हाँ कि ना? अब अगर मान लो नेहा ने हाँ बोल दिया, सर ओके पसंद आ गया, तो मुझे कोई एंट्री पास नहीं करनी, क्योंकि मैं ऑलरेडी एंट्री पास कर चुका हूँ। पर अगर नेहा ने मना कर दिया, सर पसंद नहीं आया, तो क्या करूंगा? मैं उसकी रिवर्स एंट्री पास कर लूंगा। बराबर है? वापस सेल या सेल्स अकाउंट डेबिट टू नेहा, सिंपल। तो इससे क्या मेरे अकाउंटिंग में शॉर्टकट में काम हो जाता है, ज्यादा लोड आता नहीं है। क्योंकि मैं सबको तो बेचता नहीं, कभी कभी बेचता हूँ, तो ये तरीका ज्यादा सिंपल है। इसके अलावा या तो बुक अलग से मेंटेन करो, तो बुक का खर्चा अलग से आएगा, फिर अलग से मेंटेन करना पड़ेगा। इससे चाहिए एंट्री पास कर लो। क्या ये लॉजिकली सही लगी कि नहीं लगी? लगी ना? या जब आपने सेल की तो नॉर्मल एंट्री पास कर लो, सेल की जब लेके गई, अगर ना बोला पसंद नहीं आया तो रिवर्स एंट्री पास कर लो। पसंद आ गया तो कुछ नहीं करना, ऑलरेडी एंट्री पास हो चुकी है। अरे भाई तुमने मेरी क्लास में एडमिशन लिया, ठीक है, एक हमारा रजिस्टर है, उसमें क्या होता है ध्यान से सुनना। जो बच्चों का एडमिशन हो गया उनका नाम लिखता हूँ। ये आ गई, बोले सर मैं 2 दिन डेमो बैठूंगी फिर मैं डिसाइड करूंगी। मैं ऐसा अलाउड करता नहीं हूँ, बट ये खास थी तो मैंने इसको कर लिया। मैं चल तू बैठ जा। तो मैंने मैडम को बोला, मैंने मैडम अलग से इसका क्या अलग से रजिस्टर मेंटेन करेंगे इसका, तो एक काम करते ना, इसका नाम भी लिख दो आप। पसंद आया तो अपने कुछ करना ही नहीं है, ऑलरेडी नाम लिख चुके हैं तो वापस कुछ करना नहीं है। पसंद नहीं आया तो नाम काट लेना। अरे हाँ कि ना? तो जब मैंने इसको सेल किया तो मैंने सेल की एंट्री पास कर ली। अब अगर इसको पसंद आ गया तो ऑलरेडी एंट्री पास हो चुकी, तो वापस करनी। अगर इसको पसंद नहीं आया तो क्या वो रिटर्न की एंट्री पास करनी पड़ेगी, उल्टी एंट्री पास करनी पड़ेगी? हाँ। क्या ये लॉजिक समझ में आया तुमको? सबसे सिंपल था। अब समझना, अब ये आई मेरे पास में 30 मार्च को। कब आई? इसने बोला 3 दिन में मम्मी बाहर गए, 3 दिन में आएंगे तो फिर मैं पहन के आपको हाँ ना दूंगी। मैंने बोला ठीक है। अब ईयर एंड में मेरा हो रहा है 31 मार्च। अब ये मेरे पास से 4 कुर्ती लेके चली गई। ठीक है, 1000 रुपए का सेल हो गया। कितना सेल हो गया? ठीक है, मान लो मैंने वो कुर्ती 200 रुपए में ली थी। 200 200 200 200 800 रुपए की मेरी कॉस्ट है। मैंने उसको 250 250 में बेच दिया, तो 250 250 250 250 1000 रुपया हो गया। तो मैंने इसको 1000 रुपए का सेल नाम नेहा के नाम लिख दिया, नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल 1000 रुपया। क्या बोला, समझ में आया कि नहीं आया? क्या लिखा? नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल कितना? 1000 रुपया। ठीक है, अब 3 चीजें हो सकती है। पहली चीज, नेहा बोलते मुझे सब बहुत पसंद आया, बोला बढ़िया बात है। नेहा बोलते मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो रिटर्न की एंट्री होगी। पर 30 से नेहा कुछ बोलती ही नहीं है। अब सुनना, अब अगर इसमें मैंने टाइम पीरियड दे रखा हो, टाइम पीरियड खत्म हो गया तो मेरा सेल हो गया, मैं वापस लेने वाला नहीं हूं। अगर टाइम पीरियड खत्म नहीं हुआ तो अब आगे हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। अब सुनना, मैंने सेल की एंट्री पास कर ली, नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1000 रुपया। ये 30 तारीख को मेरे पास आई, बोली मम्मी 2 तारीख को आएगी, तो 2 तारीख को मैं आपको हाँ ना बोलूंगी। मैंने कहा ठीक है। और अब ईयर एंड 31 तारीख, अगले दिन में ईयर एंड हो रहा है 31 तारीख। अब मुझे अपनी बैलेंस शीट बनानी है, P&L बनाना है। मैं नेहा के वो सेल की एंट्री पास कर चुका हूँ। अब आप मुझे लॉजिकली सोच के बोलना कि क्या वो सेल की एंट्री मुझे रखनी चाहिए कि हटा देनी चाहिए। सोच के बोलना, आराम से सोचे, क्या ये सेल लॉजिकली, क्या ये सेल को रखना चाहिए कि रिवर्स कर देना चाहिए ईयर एंड में, जिसके ऊपर ना हाँ आया ना आया है? क्या करना चाहिए?
चलो ऐसे दो आंसर आ रहे हैं, मैं हाथ खड़े कर मतलब पूछता हूँ, आप हाथ खड़े करना। कितने लोगों को लगता है कि वो सेल की एंट्री बराबर है? उसको रखिए, बराबर है सेल की एंट्री। 1 2 3 4, इधर से कोई नहीं। चलो कितने लोगों को लगता है नहीं सर वो सेल तो हुआ ही नहीं, उसको रिवर्स कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए। हाँ ठीक है। और बाकी लोगों को क्या लगता है? कुछ नहीं, जो करना है कर लो ऐसा। अब सुनना, आंसर राइट आंसर इज वो सेल की एंट्री को हटाना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि लॉजिकली एकदम सेल अभी तक आपका हुआ ही नहीं है, और नहीं हुआ है तो आप दिखा सकते। अगर तुम बोलते हो दिखा दो, तब सुनना मैं इसका फायदा कैसे उठाता हूँ, ध्यान से सुनना। आपने बोला था कि 2 दिन का समय है, पर उसने 2 दिन से टाइम ले लिया, जिसका नहीं लिया 2 दिन का सर, मैंने क्या बोला, 30 मार्च को आई है, इसकी मम्मी 2 तारीख को आएगी, 31 मार्च बीच में आता है, 30 के बाद क्या आता है 31, तो अभी तो सेल हुआ नहीं है ना। क्या बोला, समझ में आया? अब तुम क्या बोलते सर उस चीज को सेल मान लो, मतलब आप रिवर्स नहीं करता, तो अगर मैं मान लो उसको सेल मान लेता हूँ तो एक धोखा भी हो सकता है। कैसे धोखा होता है, ध्यान से सुनना। मुझे शार्क टैंक इंडिया में जाने का है, मेरे को हमने पूरे साल में सेल किया है 1 रुपया। कितना सेल किया है? बराबर ना, अपनी औकात है नहीं सेल करने की, तो अपन ने पूरे साल में 1 रुपया सेल किया है। अपने को जानेगा शार्क टैंक इंडिया में, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है ये, इसको मैंने बोला कि मैं तेरे को सेल करता हूँ 50 लाख में। कितने में सेल करता हूँ? कुछ आइटम है 50 लाख में सेल करता हूँ। बोला मुझे नहीं चाहिए। मैंने बोला सुन तो सही, मैं तेरे को सेल करूंगा 50 लाख में, तू बोलना मैं ऐसे बताऊंगा कि तुझे पसंद आए तो रखना, वरना वापस कर लेना। क्या बोला, समझ में आया? इसने बोला हाँ ठीक है। अब मैंने इसको सेल कर लिया, मैंने एंट्री भी पास कर ली, सेल की। अब मैं शार्क टैंक में गया, बोला कितना सेल हुआ? मैंने बोला 50 लाख 1 रुपया। बोले वाह क्या सेल है। मैंने बोला यस, ये लो इन्वेस्टमेंट, ये लो हमारा पैसा। मैंने बोला ले लिया, हम आ गए। अभी तू बोल दे कि वो माल मुझे पसंद नहीं आया, तो वो वापस हो गया, तो वो रिटर्न की एंट्री घुमा दी और अपना वापस सेल कितना हो गया? 1 रुपया। तो वो लोग बर्बाद हुए कि नहीं हुए? क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो क्या ऐसा सेल जो सच में हुआ नहीं है कि हमको दिखाना चाहिए? नहीं, इसको ये एंड में करना पड़ेगा उल्टा, क्योंकि सेल अभी तक हुआ, जो सच में हो चुका उसको दिखाओ, जो नहीं हुआ उसको मत दिखाओ। तो अब इसकी रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी। रिवर्स एंट्री क्या होगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, क्योंकि नॉर्मल एंट्री कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहाँ पे उल्टी एंट्री करनी पड़ेगी। उल्टी एंट्री क्या होगी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। क्या ये एंट्री समझ में आई तुमको? फिर अगले साल होगा तो फिर से सेल्स का हाँ तो वापस कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर उसने हाँ बोल दिया मान लेते हैं, तो अगले साल में जब यहाँ बोली तब सेल की एंट्री मार देंगे, कोई दिक्कत 2 तो। बार हो गया ना, दो कैसे होगी? वो तो जो आपने मारी उसको तो रिवर्स कर लिया ना। अब तू समझ मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे इधर मान ले 30 बच्चे हैं, ये एक्स्ट्रा बच्चे हैं, ये 31 बच्चे हो गए, तो मान लो 31 बच्चे अभी बैठे हैं। ये डेमो वाली है, मैंने इसका नाम 30 बच्चों का नाम लिस्ट में लिखा हुआ है। मैंने बोला इसके लिए झंझट कौन पालेगा, तो मैंने इसका नाम भी 31 का नाम इसका लिख दिया है। क्या बोला, समझ में आया? अभी ईयर एंड हो गया, अभी तक इसने हाँ ना नहीं बोला ज्वाइन करना है नहीं करना है, तो मैंने बोला क्या मैं इसका नाम रखूं कि हटा दूं? हटा देना चाहिए ना, वरना इनकम टैक्स वाला आके बोलेंगे लाओ 31 पे टैक्स लाओ, और बाद में इसने मना कर दिया तो मैं तो बर्बाद हो जाएगा ना। तो मैं क्या करूंगा, अभी इसका नाम हटा दूंगा, फिर वो मेरे फाइनेंशियल बनेंगे, वो मैं इनकम टैक्स वाले को दूंगा, देखो 30 बच्चे। फिर मान लो 10 दिन के बाद ये हाँ बोलती है तो वापस नाम लिख दूंगा, वही सही रहता ना। हाँ। बराबर है? क्या बोला, समझ में आया तुमको? तो जब तक सामने वाला हाँ ना नहीं बोले और ईयर एंड हो गया, तो अपने को उसको ना ही मानना है और वो सेल को हटा देंगे। तो अपने को रिवर्स एंट्री पास करनी। रिवर्स एंट्री क्या होती है? सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, क्योंकि नॉर्मल एंट्री कस्टमर टू सेल, तो इसकी उल्टी एंट्री सेल्स टू कस्टमर। बराबर है? और ये सेलिंग प्राइस होगी, जितने से सेल की एंट्री पास होगी रिवर्स भी उतने से ही होगी। पर सुनना, मैंने ये एंट्री तो पास कर ली। अब जब मैंने स्टॉक को काउंट किया होगा और जब मैंने एंट्री पास की, स्टॉक काउंट करने ऐड करने की एंट्री पास की, तुमने पढ़ा होगा स्टॉक काउंट हो गए, फाइनल अकाउंट में पढ़ा होगा स्टॉक काउंट हो गए, ऐड कहाँ पे होता है? वो एक एंट्री पास करते हैं, कौन सी? ट्रेडिंग अकाउंट वाली। कौन सी एंट्री होती है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब जब आपने काउंट किया होगा तो जो स्टॉक किसी और के पास में पड़ा है तुम्हारा, जो इसके पास में पड़ा है, अब मुझे बताओ क्या उस काउंटिंग में आया होगा कि नहीं आया होगा? नहीं आया, उसको भी तो लेना पड़ेगा, तो उसको भी लेने की एंट्री पास करनी पड़ेगी। उसकी एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सी एंट्री होती है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो वो भी लेना पड़ेगा। अच्छा, अब उसमें ऐसा है कि भैया वो जो एंट्री पास होगी, वो स्टॉक लेने की जो एंट्री होती है उसका एक रूल होता है कि वो एंट्री होती है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर।
इसमें एंट्री होती है कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज, एनआरवी मतलब सेलिंग प्राइस मान लेते हैं और कॉस्ट मतलब जो जितने में खरीदा। तो अब नॉर्मली क्या ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। तो ये जो एंट्री पास होगी ये कितने पे होनी चाहिए, कॉस्ट पे होनी चाहिए कि एनआरवी पे होनी चाहिए, कॉस्ट पे। तो हमको इसकी एंट्री कॉस्ट पे पास करनी पड़ेगी। तो ये 2 एंट्री अपने को सीखनी है। अब क्या ये चैप्टर था पूरा, चैप्टर तो उड़ गया, तो मैंने शॉर्ट में स्टोरी समझाती है तुमको, ठीक है। तो अपने को इसकी क्या 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी जो उसने अभी तक खाना नहीं बोला है। चलो तो इसने क्या बोला, ध्यान से सुनना वापस। गुड्स वर्थ 1000 वाज सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, वही पसंद आया तो लेना वरना वापस कर लेना। सेल और रिटर्न, सेल और रिटर्न का मतलब ये होता है अप्रूवल पे भेजना टू अ कस्टमर एंड एंटर इन द सेल्स बुक, मतलब आपने उसको सेल मान लिया। एट द क्लोज ऑफ द ईयर द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स, अभी तक उसके पास में ऑप्शन है कि वो वापस कर सकता है। इससे मतलब अभी तक सेल हुआ पर आपने उसको सेल मान लिया है। तो मुझे लगता है उसको सेल की एंट्री पास करनी चाहिए, रिवर्स करनी चाहिए, रिवर्स करनी चाहिए। तो पहले रिवर्स कर लेते चलो। तो रिवर्स एंट्री क्या होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, बट सेल जो है वो आता है P&L में। तो सेल के बदले जो मुझे वर्ड यूज करना है वो क्या करना है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ये एंट्री होगी जितने से सेल की एंट्री पास की होगी। बताओ सेल कितने का होता, 1000 का ना, तो 1000 रुपए का, तो ये एंट्री होगी 1000 की। मैंने क्या बोला, इस एंट्री के साथ में ईयर एंड एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो गुड्स तुम्हारे पास नहीं किसी और के पास में है। तो जब आपने फिजिकल काउंट किया होगा तो उसमें तो वो गुड्स आया ही नहीं होगा। तो ये गुड्स तुम्हारा है तो उसमें ऐड भी तो करना पड़ेगा, और उसको ऐड करने की एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में भी आता है तो वो छोड़ो, बट ट्रेडिंग अकाउंट तो नाम ही ट्रेडिंग है, तो क्या ट्रेडिंग लिखोगी P&L एडजस्टमेंट लिखो। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बोला, समझ में आया। पर दिक्कत ये है कि ये सेलिंग प्राइस पे नहीं आएगा, कॉस्ट पे आएगा। अब इसी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी बेटा। अब समझो इसी कॉस्ट कैसे निकालेंगे वो देख लो। ये बोलता है कि जो आपने गुड्स भेजा है ना, जो बेचा है गुड्स, वो जो गुड्स बेचा है वो 25% अबव कॉस्ट बेचा है। द सेल प्राइस वाज 25% अबव द कॉस्ट। अब इससे अपने को निकालनी है बेटा। देखो ये कॉस्ट होता है, कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट ऐड होता है तो अपने को सेलिंग प्राइस मिलता है। ऐसे ही हो रहा है ना भाई, कॉस्ट होता है उसमें प्रॉफिट ऐड करते हो क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस। तो ये क्या बोल रहा है कि अज्यूम करते हैं कॉस्ट इज 100 रुपीज, सपोज कॉस्ट नहीं पता अपने को तो कॉस्ट मान लेते हैं 100 रुपया। क्वेश्चन बोला कि आपने जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट के ऊपर 25% है, कितना है ऊपर, तो बताओ ये कॉस्ट 100 रुपए तो 25 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो इसकी प्राइस कितनी होगी बेटा 125। अभी जो 1000 हमारे पास में था ये क्या था, कॉस्ट था कि सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस नीचे हटा ले देता हूँ। अभी तुमको चाहिए कॉस्ट, तो कॉस्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क ले दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 800, ये लो। अरे क्या बोल रहा है, समझ में आया। क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। कॉस्ट 800 है, 25% अबो बेच रहे हैं, तो 800 के ऊपर 25%, तो 800 में 25% ऐड कर लो, देखो सेलिंग प्राइस 1000 होता है कि नहीं होता है। क्रॉस वेरीफाई भी हो गया। क्या बोला, समझ में आया तुमको। बाकी ये वाली चीज अपन इन्वेंट्री के चैप्टर आएगा तो उसमें और पढ़ेंगे डिटेल में, अभी के लिए इतना लोड नहीं लेना है, ठीक है। वो इन्वेंट्री में समझाऊंगा डिटेल में, अभी के लिए इतना बहुत है। बोलो किसी को भी डाउट है इसके अंदर तो आप बोल सकते हो। अब बुक में क्या है, बुक में जो एंट्री आपको दे रखी है ना वो दोनों की मर्ज दे रखी है, ठीक है, मैंने अलग कराई है आपको। बोलो किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो, बराबर है। तो ये एंट्री होती है आपकी। इतना ही था ये चैप्टर, इसके साथ में ये चैप्टर क्या होता है, बोलो भारत माता की। कॉपी करो, फिर ब्रेक ले लो 10 मिनट का, फिर अपन शुरू करेंगे नया चैप्टर। 15 मिनट, चलो नहीं दूंगा ब्रेक। 15 मिनट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो चुपचाप ले लो। हाँ ये तो इनवॉइस पर से दिया रहता है, तो अपलोड या इनवॉइस इसका कुछ नहीं करना रहता है। इनवॉइस नॉट मेड मतलब बिल नहीं बनाया, बना दो बिल। इनवॉइस नॉट मेड मतलब बिल नहीं बनाया तो बिल बना दो। क्वेश्चन में भी आए हैं, किधर पता ये 5 वाला
बट इनवर्स नहीं बदलता, अपने को एंट्री पास नहीं किया ये ना सेल क्या है, इनवर्स मतलब इनवर्स मतलब क्या होता है, बिल बिल बना तो सेल हुआ कुछ भी